Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सीटेट और यूपीटेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जुलाई में आपका यूपीटेट है, सितंबर में सीटेट है। एकदम नए क्वेश्चंस जो है हम करेंगे जीन पियाजे के, है ना। नए क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स पुराने ही हैं, पूरी थियोरी कवर हो जाएगी। और यूपीटेट में भी सिलेबस में पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों लिखे हुए हैं। अगर आपने सिलेबस ना चेक किया हो तो मैं आपको बता दूं। और सीटेट में तो पियाजे से कई क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो अजर्शन रीजन के क्वेश्चन हों, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हों, सभी तरह के क्वेश्चंस, लगभग 33 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो ज़्यादा बन रहे थे बट बिकॉज ऑफ माई माइग्रेन मैंने थोड़ा और कम किया उनको। लगभग 50 क्वेश्चन हम करने वाले थे। तो लेकिन सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ कवर हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि ये पूरी थियोरी आपको एक स्लाइड में रिवीजन के तौर पे काम आ जाएगी। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही मिल जाएगा। ये एक स्लाइड में पूरी थियोरी लगभग कवर्ड है, समरी जैसा आपको दे दिया है। और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे विद क्वेश्चंस, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं मोटे मोटे तौर पे एक दो चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि थियोरी आपने पढ़ ली होगी, और नहीं भी पढ़ी होगी तो कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको आज समझ में आ जाएंगे। ये बैच है, बैच में आप बड़ी संख्या में एनरोल कर ही रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ, सबसे पहले ये बता देती हूँ, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल, 8-9 लाख लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए बता रही हूँ कि फेक चैनल से मत जुड़ जाइएगा, नंबर देख लीजिएगा, है ना। और लेट्स लर्न स्क्वाड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। कई सारी पीडीएफ्स हैं जो पेंडिंग हैं, आपको आंसर्स मार्क्ड के साथ जो है वो मिलनी चाहिए, तो वो मिल जाएंगी आज या कल में, हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी तरह के सवाल इसमें शामिल हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट जाएं, क्वेश्चन पे जाने से पहले, अच्छा, सीटेट के साथ साथ बैच में यानी करियरवेल ऐप पे यूपीटेट, आपका बीपीएससी, झारखंड टेट और सीटेट के तो बैचेस हैं, और पेडागोजी स्पेशल बैच, इन सब में एडमिशन्स ओपन हैं। तो आप इनमें से जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप चले जाइए। और ये डिस्काउंट अभी मैंने बोल दिया है कि कुछ दिन और कंटिन्यू रखेंगे। मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, अभी थर्सडे के बाद से, फ्राइडे से 29 तारीख से। तो इतने में वापस आती हूँ 6 या 7 जून को। तो ये 8-9 दिन का टाइम है जिसमें मैं आई विल बी ऑन लीव। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके अभी रेगुलर हम आपसे मिलें, और फिर उसके बाद मिलेंगे, है ना। खैर, ये है आपका चैप्टर, इससे कोई असर आपकी तैयारी पे नहीं आने वाला। वो हम भरपूर तैयारी कर लेंगे पहले और बाद में, बहुत समय है हमारे पास इतना, उसी हिसाब से सिलेबस चल भी रहा है। ये है जीन पियाजे का सिद्धांत, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थियोरी कह लो आप इसको, या संज्ञान समझ की थियोरी कह लो, मेंटल डेवलपमेंट की थियोरी कह लो, कि बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है इन 4 स्टेजेस से गुजर के। एस बोले तो सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, पी फॉर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11+ ईयर्स में आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन स्टेजेस के थ्रू या इन स्टेजेस, इन चरणों से गुजर के एक बच्चे का दिमाग प्रॉपरली विकसित होता है। लोअर एबिलिटीज से लेके हायर लेवल रीजनिंग जो है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, वो सब विकसित होती है। इसके अलावा आपको पता है कि इस थियोरी में क्या है चीज़ें, स्कीमा की बात हुई है। स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके ब्रेन में, जैसे आपके फ़ोन में स्टोरेज होती है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप सर्च कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करना है तो कैलकुलेटर खुल जाता है, किसी का नंबर डायल करना है तो वो आप सर्च कर लेते हैं, एडिट करके चेंज करना है तो कर लेते हैं। ऐसे ही आपके दिमाग में ये प्रोसेस स्कीमा के अंदर हो रही होती है। जिन प्रक्रियाओं के थ्रू ये जो चेंजेस होते हैं, एडिटिंग के, सेव करने के, नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी को एडिट करने के, वो हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आपने कुछ ऐड किया, एसिमिलेशन, कुछ चेंज किया पुराने में, एकोमोडेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन, अपने आप में बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, बैलेंस बना रहे ब्रेन में इसका, उसके लिए इक्विलिब्रेशन यूज होती है। पियाजे विकास को डिसकंटिन्यूअस देखते हैं, क्योंकि अनिरंतर मानते हैं, क्योंकि ये स्टेजेस से होकर के गुजरता है। 4 फिक्स्ड स्टेजेस हैं जो पियाजे ने दी हैं। ये सब बातें आप जानते हैं, फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता दे रही हूँ। अभी क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस हैं सारे, तो ये सोच के डरिएगा मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बेस ही रहता है, चाहे कितने भी नए सवाल आपको कोई दे दे, है ना। आपको पता है सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी संवेदी परख, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, अपनी दुनिया की समझ बनाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी है, वस्तु स्थायित्व की, वो भी इसी स्टेज में है, और अचीव भी इसी स्टेज में हो जाता है। ठीक है, सिंबल्स का, लैंग्वेज का, इमेजिनेशन का यूज करना प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। कंजर्वेशन के, ये पानी आप अगर 100 ml पानी है, छोटे ग्लास में डालो चाहे बड़े ग्लास में, ये बराबर होगा, इसको कंजर्वेशन कहते हैं, कि शेप और साइज के बदलने से
वॉल्यूम यानी क्वांटिटी सेम रहती है, मात्रा में परिवर्तन नहीं आता। 11 ईयर्स का जो बच्चा है उसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जो आपकी जिसको हम मूर्त चिंतन कहेंगे, या कॉन्क्रीट चीज़ों के प्रति लॉजिक आ जाएगा। और भी कई चीज़ें हैं, CCS से हम याद रखते हैं कंजर्वेशन, ये जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और CCS, ये 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक हैं, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, इसके अलावा सीरिएशन और क्या है आपका क्लासिफिकेशन। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें, अगर आपने पियाजे की थियरी ना देखी हो तो मैंने यूट्यूब पे भी कराई हुई है, कुछ साल पुरानी वीडियो होगी, बैचेस में है तो आगे होगी ही, लेकिन ये बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने आपको समराइज किया है। थियरी बड़ी है तो इतने ही कम शब्दों में इसको समराइज किया जा सकता है, नहीं तो घंटों जो है हम इसी को समझने में लगा सकते हैं। ये हिंदी में भी है तो हिंदी वाले परेशान ना हो, ये आपको PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें आगे क्वेश्चंस भी हैं और आंसर्स भी मार्क्ड होंगे। बैचेस में मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे। अगेन PDF आपको टेलीग्राम चैनल से ले लेनी है। आते हैं क्वेश्चन पे, अब रुकेंगे नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फटाक से देखिए और बताइए, मुझे जवाब दीजिए। पोल आपके सामने आएगा और आपको इसको ऐसे लेना है रिवीजन के तौर पे कि आप कर चुके हैं क्वेश्चंस। एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी, बट आप इसको एक टेस्ट के रूप में मान के चलेंगे। क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व करें, डरे ना, क्योंकि सारे सवाल नए मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, असर्शन क्या है, असर्शन बोले तो कथन, खूब आते हैं आजकल इस तरह के सवाल। यूपीटेट हुए सालों हो गए तो पता नहीं है, उसमें भी आ जाएं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और इससे हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता है जब इस तरह के सवाल हम करते हैं तो। और इसमें आप लोग अटकते भी हैं तो बीच बीच में थोड़े से आसान, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर एक लेवल के सवाल रखे हैं। 84% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, फटाफट से देख लेते हैं। कथन क्या है, पियाजे का सिद्धांत विद्यालयों में पाठ्यचर्या नियोजन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ प्रस्तुत करता है। मतलब पियाजे's थियरी हैज इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस फॉर करिकुलम प्लानिंग इन स्कूल्स। ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ कि आपका जो करिकुलम डिजाइंड है, जो आपका सिलेबस है, एक्टिविटीज है, करिकुलम है, करिकुलम में सब कुछ आ जाता है, सारी एक्टिविटीज और सिलेबस करिकुलम का ही पार्ट है, पाठ्यचर्या का ही, सिलेबस को पाठ्यक्रम कहते हैं। तो जो करिकुलम है वो स्कूल में लेसन प्लानिंग से लेके और करिकुलम प्लानिंग तक पियाजे की थियरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होगा इसके बारे में पियाजे ने पूरी रिसर्च करके एक थियरी बनाई है। उसके हिसाब से फिर आप सिलेबस डिजाइन कीजिए, एक्टिविटीज डिजाइन कीजिए, और ये रचनावादी हैं तो आज की डेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCF है, ये सब इन थियरीज पे बेस्ड हैं, क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। जैसे पियाजे बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं कि बच्चा क्या है, सक्रिय निर्माता है ज्ञान का, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, जो दुनिया की समझ अपने 5 सेंसेस से बनाता है और कैसे उसका दिमाग विकसित होता है। तो ये बात तो सही है, इसको गलत नहीं कह सकते। रीजन क्या है इसका? लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी मैच्ड विद द लर्नर्स डेवलपमेंटल रेडीनेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ठीक है आप स्कूल में करिकुलम प्लानिंग कर लीजिए, पियाजे की थ्योरी वहां महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका रीजन क्या है, क्यों है ऐसा, करिकुलम प्लानिंग में क्यों हेल्प करेगी? क्योंकि पियाजे ये कह रहे हैं कि लर्निंग एक्टिविटीज जो हैं वो शुड बी मैच्ड विद द लर्नर्स डेवलपमेंटल रेडीनेस। देखिए, डेवलपमेंटल रेडीनेस एक टाइप की रेडीनेस है जिसकी बात थॉर्नडाइक भी करते हैं, जो व्यवहारवादी हैं, जो बिल्कुल अलग हैं पियाजे की विचारधारा से। ये रचनात्मकतावाद की बात करते हैं। तो इनकी जो रेडीनेस है वो डेवलपमेंटल रेडीनेस है, यानी मेच्योरिटी है, जो हेरिडिटी से आएगी। कि अगर डेवलपमेंटली बच्चा रेडी नहीं है, आप जब तक उसमें बच्चे में सिंबॉलिक थॉट नहीं आया तो आप भाषा कैसे सिखाएंगे? तो प्री ऑपरेशनल में आप भाषा सिखाते हैं, ना कि सेंसरी मोटर में। यानी जन्म से 2 वर्ष में आप लैंग्वेज प्रॉपर नहीं, उसको सिंबल्स बनाना या लिखना नहीं सिखाते, आप 2 से 7 में प्रॉपर प्लेवे की भी बात करते हैं। तो क्योंकि वहां फाइन मोटर स्किल्स, उसकी उंगलियों में वो जान आ रही है मेच्योरिटी की वजह से, दिमाग में वो चीजें आ रही है कि वो सिंबल्स को सीख पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपके जो गेम्स हैं वो भी डिजाइन होते हैं कि 3+ ईयर के बच्चे के लिए। तो डेवलपमेंटल रेडीनेस, जिसको विकासात्मक तत्परता कहते हैं, यानी मेच्योरिटी कि जो एक एज के साथ आएगी, वो उस हिसाब से आपकी एक्टिविटीज प्लान होनी चाहिए। तो बच्चा डेवलपमेंटली रेडी हो, इस हिसाब से सिलेबस डिजाइन होगा, अगर पियाजे की बात मानी जाएगी तो ये रीजन भी सही है कि बिल्कुल इसलिए लेसन प्लानिंग में या फिर करिकुलम प्लानिंग में पियाजे की थ्योरी काम आएगी, क्योंकि ये कहती है डेवलपमेंटल रेडीनेस के हिसाब से सिखाओ। जो लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करो वो देखो कि बच्चा किस उम्र का है। 7 से 11 वर्ष के बच्चों को कहा जाएगा कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ खेले, वो स्पोर्ट्स में अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब का प्रयोग करे, एक्टिविटीज कराइए आप उसको। छोटे बच्चे हैं तो आप उनको राइम वगैरह के थ्रू सिखा रहे हैं, ठीक है ना। जिनके लिए वो मैच्योर है वो चीजें सिखा रहे हैं। तो रीजन भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है ए को, जो कि आप लोग मैक्सिमम लोग ठीक जवाब भी दे रहे हैं। पर मेरा फर्ज बनता है, पहला सवाल है, अच्छे से इसको डिस्कस करने का। आगे बढ़ेंगे, मिक्स करके चलेंगे, एक सवाल आसान, 2-4 सवाल लगातार मुश्किल, फिर आसान, ताकि बैलेंस बना रहे। पेपर में भी ऐसे ही होता है, एग्जामिनर की दुश्मनी नहीं है आपसे कि सारे मुश्किल सवाल ही आए।
देखिएगा, और मुश्किल आपको लगते नहीं जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री ऑपरेशनल टू कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक से मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की ओर संक्रमण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी बच्चे का रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजिशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज से थॉट प्रोसेस चला गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, यानी 2 से 7 वर्ष वाली स्टेज से 7 से 11 में जा चुका है। कौन से एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, फटाफट से बताएंगे। कल यूपीटेट के भी हम 40-50 सवाल करेंगे, पूरी कोशिश है मेरी, अगर तबीयत सही रही, नहीं तो परसों करेंगे, मतलब करना तो है ही, तो कोशिश तो कल की ही है। तो आप कल एक बार 9 बजे देख लीजिएगा, लगाया हुआ है सेशन। बहुत बढ़िया, अलग अलग जवाब। सेकंड ऑप्शन 82% लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। चाइल्ड एंगेजेस इन प्रिटेंड प्ले यूजिंग डॉल्स। प्रिटेंड प्ले जो है आपका वो 2 से 7 वर्ष में बच्चा करेगा, डॉक्टर डॉक्टर या घर घर खेलते हैं बच्चे, ठीक। चाइल्ड, तो ये बात हो रही है प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कैसे जाएगा, तो ये तो प्री ऑपरेशनल पे ही रह गया। जहां कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब प्री ऑपरेशनल से कैसे अलग होगी थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, वो पहचानना है। चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट वाटर क्वांटिटी रिमेन्स सेम डिस्पाइट चेंज इन कंटेनर शेप। बिल्कुल सही बात है, 83% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि बच्चा समझता है कि बर्तन का आकार बदलने पर भी पानी की मात्रा वही रहती है। अभी इसको एग्जाम्पल की दृष्टि से भी समझेंगे कि प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, याद रखने का आसान तरीका है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, कॉन्क्रीट 2 से 7, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव 11 से 15, ठीक। तो ये है, तो ये पूछना प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कैसे अलग है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की थिंकिंग के बारे में बात हुई है, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि जब बच्चा कंजर्वेशन सीख जाए, जब बच्चा ये समझता है कि बर्तन का आकार बदल दिए, चाहे ग्लास चौड़ाई में ज्यादा दिखता हो चाहे लेंथ में ज्यादा दिखता हो, पानी बराबर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा आएगा। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा आएगा, इसका मतलब अभी वो प्री ऑपरेशनल में है, कंजर्वेशन नहीं आया, संरक्षण का गुण नहीं आया, ठीक है। चाइल्ड बिलीव्स क्लाउड्स मूव बिकॉज दे आर अलाइव। अगर कोई बच्चा ये मानता है कि बादल इसलिए चलते हैं क्योंकि वो जीवित हैं, तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, ये 2 से 7 वर्ष, जीववाद। तो ये भी अलग नहीं कर रहा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से। चाइल्ड रिपीट्स आंसर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये भी कोई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का उदाहरण नहीं, क्योंकि लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी बेस्ट यहाँ पे। इसी का अगर हम उदाहरण एक पिक्चर के माध्यम से समझें, तो बच्चा ये समझता है कि वाटर क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन कंटेनर शेप, कि भाई आप कंटेनर चाहे अगर 100 ml पानी है तो आप इस ग्लास में डालो, इस कंटेनर में, टिफिन बॉक्स में डाल दो, इस कटोरे में डाल दो, वो 100 ml ही रहेगा, बराबर ही रहेगा। ये बात 7 से 11 में समझ आती है। प्री ऑपरेशनल से ये बात कंजर्वेशन वाला जो थॉट है अलग करता है विचार को। अदरवाइज 2 से 7 वर्ष के बच्चे को, यानी एक बच्चा आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, हालांकि कुछ चीजों में प्याजो क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि अब आजकल अगर आप बच्चे देखेंगे, या कई बार बच्चे कुछ चीजें पहली स्टेज में सीख जाते हैं जो प्याजे ने कहा है अगले वाली में, तो वो उनका क्रिटिसिज्म है। लेकिन हमको क्रिटिसिज्म पे नहीं चलना, हमें प्याजे की थियरी को समझ के चलना है, ठीक है। तो पोर द वाटर इनटू एनी कंटेनर, ये जिस दिन समझ में आ गया, मतलब बच्चा 7 से 11 में है। अगर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि ग्लास में डालो चाहे इसमें डालो बराबर नहीं होगा, वो कहे जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें पानी ज्यादा है, इसका मतलब वो प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक में है, 2 से 7 वर्ष में है। इसका मतलब अभी कंजर्वेशन नहीं आया, लेकिन कंजर्वेशन आ चुका है, 7 से 11 वर्ष का बच्चा है। अगर कह रहा है कि तीनों में बराबर है, किसी में भी पानी डाल सकते हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आसान सा सवाल है, बट इसमें आप लोग अटकेंगे जरूर क्योंकि इसके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। A child says that the moon is following her while walking. This reflects, एक बच्चा है या एक बच्ची है जो कहती है कि चांद जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है, यह किसे दर्शाता है? यानी उसे लग रहा है कि मून इज फॉलोइंग हर वाइल वॉकिंग। तो एक बच्ची है जो वॉक कर रही है और वो देख रही है आसमान में चांद है, तारे हैं, और वो कह रही है कि उसके साथ साथ चल रहा है, जो हम में से सभी को बचपन में कभी ना कभी लगा ही है कि यार मैं नानी के यहाँ जाऊं तो भी ये चांद तारे मेरे साथ चलते हैं, ये चांद वहां भी होता है ना। मैं मामा के यहाँ, मतलब सेम ही बात हो गई, नानी और मामा, है ना, बुआ के यहाँ जाऊं तो भी ये यही रहते हैं। और आजकल तो भाई बच्चे जो हैं कमाल के हो गए हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा कहे जब हम सिंगापुर के ट्रिप पे जाते हैं तब भी ये चांद वहीं होता है, और जब हम साउथ इंडिया जाते हैं तब भी चांद हमारे साथ जाता है। तो ऐसा हम सब ने महसूस किया, कोई नई बात तो है नहीं, है ना। इसका रीजन क्या है? सब अलग अलग जवाब इसमें दे रहे हैं।
देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो अभी इससे इसका कोई संबंध नहीं है। रिवर्सिबिलिटी भी नहीं होगा कि थॉट रिवर्स करने की बात चल रही है कि 2 इंटू 4 भी 8 होते हैं और 2 इंटू 2 इंटू 2 भी 8 होते हैं। ये रिवर्सिबिलिटी है कि दिमाग में ही आप मेंटली रिवर्स कर ले रहे हैं। ये 7 से 11 में आती है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी 7 से 11 में ही आएगा। जब बच्चा जो है, इसको नीट करके समझते हैं, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया। अब आप में से ज्यादा लोग जो हैं 74% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। इसका सही जवाब है ईगोसेंट्रिज्म, यानी थर्ड ऑप्शन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ, है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि बॉर्डर पे है, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है कि ये अगर एग्जामिनर चाहे इसको तो एनिमिज्म भी कंसिडर कर सकता है और चाहे तो ईगोसेंट्रिज्म भी कंसिडर कर सकता है। नया सवाल है, आया हुआ नहीं है, आ सकता है, इस तरह के सवाल आए हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ईगोसेंट्रिज्म जो है टेक्निकली ज्यादा सही बैठता है, क्योंकि बच्चे का जो ख्याल है यहाँ पे वो खुद को सेंटर में रखने का ज्यादा है, बजाय कि निर्जीव से सजीव समझने का किसी चीज को। वो तो बहुत सारे लोग समझ ही रहे होंगे उस टाइम पे। तो अ चाइल्ड सेज दैट द मून इज फॉलोइंग हर व्हाइल वॉकिंग। सेंटर कौन है यूनिवर्स का? बच्ची। कि जब मैं वॉक करती हूं तो मून मेरे चारों ओर घूमता है। मून सजीव है कि निर्जीव है ये तो मैटर ही नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वो बच्ची है उस समय। अगर इसको एनिमिज्म का सवाल एग्जैक्टली बनाना होता तो ये हल्का सा लैंग्वेज में चेंज करता, कहता कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है, या चांद गुस्सा है इसलिए बारिश हो रही है, कुछ इस तरह की बात करता, जहां चांद, सूरज या किसी एक फिनोमिना की इमोशन एमर्ज होने की बात आती कि इमोशंस दर्शाए जा रहे हैं कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। तो जब इस तरह का कोई इमोशन की बात होती, ये भी ईगोसेंट्रिक ही है वैसे, और इसमें जब इमोशन की बात आती कहीं ना कहीं मून के इमोशन की, सन के इमोशन की, कि सन को गुस्सा आया इसलिए गर्मी हुई है, तो ये एनिमिज्म की तरफ जा रहा है। लेकिन खुद को सेंटर में रखना और पूरी दुनिया का सारा फिनोमिना जो है आपके अराउंड घूम रहा है, दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। तो ये ईगोसेंट्रिज्म की तरफ ज्यादा जाता है। सेम क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं कालू, ठीक? ईगोसेंट्रिज्म की तरफ ये ज्यादा एप्रोप्रिएट जवाब हम इसका मानते हैं। हालांकि एनिमिज्म भी पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि अगर इसको चैलेंज किया जाएगा तो दोनों मान लेगा एग्जाम जो बोर्ड है आपका, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक चूज करना हो तो कॉन्सेप्चुअली ईगोसेंट्रिज्म इसका बनता है, क्योंकि बच्ची सेंटर है। ऐसा सभी को लगता है कि मून उनके साथ घूम रहा है, तो यहां पे पर्सपेक्टिव और कोई उसको समझ में आ ही नहीं रहा। निर्जीव है कि सजीव है वो भी मैटर नहीं कर रहा उसके लिए, उसके साथ घूम रहा है। तो जिस तरह से सवाल पूछा गया उसमें ईगोसेंट्रिज्म ज्यादा बेहतर बैठता है। एनिमिज्म पूरी तरह से गलत नहीं है, दोनों में से किसी को भी कंसिडर किया जा सकता है अगर स्थिति ऐसी बने, वैसे तो बनेगी नहीं, है ना। लेकिन एक को चूज करना हो तो मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। एनिमिज्म के केस में जनरली आप पुराने सवाल उठा करके देखिएगा जो आए हुए हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरह का बताता है कि गुस्सा आया है इसलिए सन जो है धूप ज्यादा है, या हवा इसलिए चल रही है, बादल ईश्वर जो है वो रो रहे हैं इसलिए बादल से बारिश हो रही है। तो वो एनिमिज्म है कि निर्जीव को सजीव समझ रहे हो और उसमें कुछ जान डालने की बात हो रही है। यहां सेंटर बच्ची है। होप यू गॉट इट। दोनों को आप सही मान सकते हो। आपको अगर लगता है कि आपने सेकंड भी सही दिया था तो आप मान लो, लेकिन ज्यादा बेटर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। रीजन बताया कि हल्का सा ट्वीक होगा लैंग्वेज में तो कैसे चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। पियाजे बिलीव दैट लर्निंग अकर्स व्हेन। पियाजे के अनुसार अधिगम कब होता है, बताइए। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग कब होगी? रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं पियाजे, रचनावादी हैं। वो बच्चे के एक्टिव कंस्ट्रक्टर होने पे, बच्चे के सक्रिय ज्ञान का निर्माता होने पे बल देंगे, ना कि गुड वेरी गुड शाबाश कहने पे। ये व्यवहारवादी, स्पेशली स्किनर का कथन है। बिहेवियरिस्ट लोग, पियाजे क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं कि बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है सक्रिय होकर के, जब हम बच्चे को एक्टिव रखेंगे। बात सही है नहीं है? अरे भाई मान लो, दोनों सही मान लो, बी और सी दोनों सही मान लो, मैंने आपको बता दिया है। रोने मत लगो उस पर, कोई बात नहीं, जाओ एक नंबर ले लो। कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। संज्ञानात्मक, मतलब इतने महीन सवाल दे दो तो ऐसे आंसू नहीं बहाने हैं। संज्ञानात्मक संतुलन बाधित होता है तब बच्चे सीखते हैं, या फिर टीचर एक्सप्लेन्स रिपीटेडली। पियाजे टीचर को रिपीटेडली एक्सप्लेन करने पे फोकस नहीं करते, ज्ञान की संरचना पे फोकस करते हैं। दिस इज एक्सपोजिटरी टीचिंग, कि वर्णात्मक के भर दो दिमाग में बार बार रिपीट करके, इसकी बात पियाजे नहीं करते। पैसिव रेपिटेशन की निष्क्रिय पुनरावृत्ति हो जाएगी, उसकी बात नहीं करेंगे पियाजे। चाइल्ड मेमोराइजेज इन्फॉर्मेशन। मेमोराइजेशन से, पैसिव होने से, रटने से पियाजे बहुत कोसों दूर मिलेंगे आपको। पियाजे का जवाब उनके आसपास नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन सही बचता है यहाँ, जो है सेकंड ऑप्शन। 75% लोग सही जवाब दे भी पा रहे हैं कि कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। कि बच्चा कब सीखेगा? जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि 4 पैरों वाला जो जानवर होता है वो कुत्ता होता है।
अब मैंने गाय को देखा, मैंने कहा हाँ ये तो कुत्ता है। गाय ने एक आवाज निकाली जो मैं डर गया जिसको देख करके, या किसी ने मुझे कहा अरे ये कुत्ता नहीं है ये तो गाय है। अब मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। दिस इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया होता तो मैं कभी नया सीखता ही नहीं या सीखती ही नहीं। तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं, कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इसका मतलब क्या है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है इसका मतलब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यानी कहीं मतभेद है कि जो आप जानते थे और जो दुनिया में दिखा है वो मैच नहीं कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इट्स लाइक दैट ओनली, कि पासवर्ड बदल दिया गया है, नया पासवर्ड सीख लो। यानी कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, तब लर्निंग होगी। ऐसे ही तो सीखते हैं हम, हमारा किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होती है, फिर हम उसको ठीक करते हैं या नया सीखते हैं, तो ये हर बार एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। लेकिन उस इक्विलिब्रियम, संतुलन से पहले आपके दिमाग में एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है कि आप एसिमुलेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ओवरऑल अडेप्टेशन में क्या है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट लगेगा। होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत परेशानी? कोई कह रहा है अपना स्किन केयर बता दो। स्किन केयर के नाम पे लोग हंसेंगे, मेरे आसपास वाले जो मुझे देखते हैं रात और दिन। हर टाइम मैं स्क्रीन पे लगी रहती हूँ, लैपटॉप आजकल तैयारी पूरा सीटेड आपका आया है, सारी पीडीएफ नए ढंग से बन रही हैं, क्लासेस हैं बैक टू बैक 6 घंटे, तो वो बैंड बजी हुई है। आप दूर की बातें हैं ये सब तो, है ना? लाइट्स हैं ये स्किन केयर। एनीवे, ये तो हुई मजाक की बात। संज्ञानात्मक संतुलन बाधित हो तो आप सीखेंगे, ये बात एकदम सही है। एक और इस तरह का सवाल मैं कराऊंगी तब आपको और क्लैरिटी आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास अकॉर्डिंग टू न्यू एक्सपीरियंसेस? नए अनुभवों के अनुसार वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा को, फिट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मॉडिफाई कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। पहले देखा था कि 4 पैर वाले एनिमल को डॉग कहते हैं, अब उसको मॉडिफाई करके समझ रहे हैं कि नहीं, डॉग और काउ होते 4 लेग्स ही हैं, इसमें भी 1 टेल ही होती है, यानी पूंछ होती है एक, बट ये अंतर है। तो आपने मॉडिफाई किया पुराने स्कीमा को। इस मॉडिफिकेशन को क्या कहेंगे? नए एक्सपीरियंस के आधार पर जब पुराने को मॉडिफाई किया तो दिस इज एकोमोडेशन ओनली, समायोजन। ये पूरी प्रक्रिया एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की अडेप्टेशन में आती है। तो अडेप्टेशन टेक्निकली गलत नहीं होता, बट जो पूछा है आपसे टू द पॉइंट वो जवाब एकोमोडेशन है, ना कि अडेप्टेशन। तो ये अनुकूलन यहां पे गलत नहीं है, बट जो परफेक्ट या प्रिसाइज आंसर है, सटीक जवाब है, वो है एकोमोडेशन। अडेप्टेशन की पूरी प्रक्रिया में ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं, ठीक है? एसिमिलेशन तब होता जब जस्ट आपने फिट इन कर लिया होता एग्जिस्टिंग स्कीमा में, यहां आपने मॉडिफिकेशन किया है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आगे मैंने वो सवाल भी डाला है, क्योंकि इन 2 सवालों में आप लोग जो रट के जाते हैं वो फिर बाद में टीचर को ही ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती बात, है ना? रटना नहीं है। फिट इन कर रहे हैं अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा में, दैट मींस एसिमिलेशन है, ऐड किया है कुछ, पुराने स्कीमा को नए अनुभव के आधार पे मोल्ड कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, दिस इज एकोमोडेशन, समायोजन। होपफुली आई एम क्लियर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये एक बात हो गई क्लियर। अडेप्टेशन की प्रक्रिया में ये दोनों एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है। असर्शन क्या है? चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफन एट्रीब्यूट लाइफ लाइक क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा अभी वो सवाल आया था मून वाला, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे अक्सर निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण प्रदान करते हैं, कि ये पेन वो अपनी गुड़िया से बात कर लेंगे, जो डॉल है या जो भी उनके पास कोई भी सामान होगा, अपनी कार से बात कर लेंगे बच्चे। अरे यार तुम्हें क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही हो? गुड़िया से, मतलब टॉयज से अपने खूब बातें करते हैं। उनको लगता है वो निर्जीव नहीं है, सजीव ही है, वो सो जाते हैं अपने टॉयज के साथ, है ना? तो ये बात तो सही है। ये कहाँ की बात है? प्री ऑपरेशनल, 2 से 7, थोड़े एनिमिस्टिक थिंकिंग उनकी होती है, सजीववाद वाली बात उनके अंदर होती है। रीजन क्या है इसका? प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन कॉमनली एंगेज इन एनिमिस्टिक थिंकिंग, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे सामान्यतः जीववादी चिंतन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये एनिमिस्टिक थिंकिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर? हाँ, तो रीजन भी इसका सही है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे कई बार लाइफ लाइक क्वालिटीज, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग मान लेते हैं, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानते हैं, अपने कार, अपने खिलौने, सूरज, चंदा, व्हाटएवर, इन सबको। रीजन
रीजन ये है कि उनकी जो थिंकिंग है वो एनिमिस्टिक होती है, सजीववाद, जीववादी चिंतन, कि वो निर्जीव को भी सजीव मानते हैं, कि बच्चा गिर जाए तो उसकी मम्मी जो है उसको उठाती हैं और 2 थप्पड़ जमीन को लगाती हैं कि कोई बात नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई, कि जैसे उसको भी दर्द होगा कि टेबल से चोट लगी, अरे मेरे बच्चे को मारेगी, मेरे बच्चे को चोट लगी, 2 थप्पड़ आप टेबल को लगा दो, बच्चा चुप भी हो जाएगा, उसे लगता है हाँ सच में जैसे मुझे चोट लगी है, अब जस्टिस हो चुका है, टेबल को भी चोट लगी होगी। ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, सजीववादी चिंतन है। तो इसका सही रीजन है यस, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर सही व्याख्या करता है, एक ही बात हो गई, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कहता है, और फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं इतने जल ग्रहण करूंगी और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी। ये कमेंट्स जो है अटक गए हैं स्किन केयर वाले कमेंट पे ही, हाँ बहुत तेजी से जा रहे हैं। स्किन केयर जो है 10-11 घंटे काम कीजिए कम से कम, अपने आप चमकेगी। हाँ बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, चलो ठीक है। 86% लोग, अभी देखते हैं, चेक करेंगे। जवाब दीजिएगा। ओके, बी 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 95% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। आसान सा सवाल है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहे हो कि जो हमसे हो जाए वो आसान? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स पियाजेज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। जहां बच्चा एक्टिव होगा पियाजे कहेंगे वेरी गुड, शाबाश, ये सही है। वैसे वो अपनी थियरी में नहीं कहते वेरी गुड, शाबाश, ये किस में आता है? रीइंफोर्समेंट में आता है, पुनर्बलन में। पुनर्बलन की बात व्यवहारवादी लोग करते हैं, पियाजे नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन, वो तो मीनिंग मेकिंग की बात करते हैं पियाजे, अर्थ निर्माण की। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा स्थिति पियाजे के रचनावादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है? जहां बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे वो सही है। पहला ऑप्शन है टीचर डिक्टेट्स नोट्स व्हाइल स्टूडेंट्स मेमोराइज, तो रटने को, पैसिव जहां बच्चा है वो सही नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर मटीरियल्स, यस बच्चा एक्टिव है। डिस्कस ऑब्जर्वेशंस, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उस पर चर्चा कर रहे हैं बच्चे अपने अवलोकन पे। एंड डेराइव कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली, यानी बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे मीनिंग मेकिंग कर रहे हैं, अर्थ निर्माण कर रहे हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं सीखने को, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, स्कीमा बिल्ड कर रहे हैं, परफेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है या थर्ड ऑप्शन क्या है? टीचर रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। मेमोराइज करने की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। कॉपी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, कॉपी करने की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। तो ऑप्शन ही एक बचा है। सबसे लड्डू सवाल है एकदम, लेकिन एक आध सवाल लड्डू भी होना जरूरी है क्योंकि पेपर बैलेंस्ड ही आता है। अगर सिर्फ मुश्किल सवाल करोगे तो बेहोश हो जाओगे, तो बीच बीच में मैंने आसान सवाल भी डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। असर्शन क्या है? पियाजे कंसिडर्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग टू बी अनरिलेटेड प्रोसेसेस। बहुत मजेदार सवाल है। पियाजे विकास और अधिगम को असंबंधित प्रक्रियाएं मानते थे। अब आप बताएंगे ये मानते थे कि नहीं मानते थे, हमें क्या पता। फिर है रीजन, अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज कंस्ट्रेन्ड बाय द चाइल्ड्स लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि पियाजे के अनुसार अधिगम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास स्तर के द्वारा सीमित होता है। यानी बच्चे का जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ होगा उतना ही वो सीख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं सीख पाएगा। मतलब अगर बच्चा मेच्योर ही नहीं है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग आई ही नहीं है, 7 से 11 में आती है जो कॉन्क्रीट लॉजिक, तो आप उसको उससे पहले, उस उम्र से पहले, जब तक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हुआ, आप उसको कुछ चीजें नहीं सिखा सकते। आप इसीलिए जो 7 साल तक के बच्चे का सिलेबस है या 2nd क्लास की किताब है वो अलग है, उसमें एग्जाम्पल्स अलग हैं, और 8वीं क्लास की किताब में एग्जाम्पल्स अलग हैं। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से लर्निंग कराएंगे। पियाजे क्या कहते हैं? ये मजेदार बात है, आप लोग कोशिश कीजिए। इसमें 2nd ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, अभी बताऊंगी, उससे पहले सुनो कि पियाजे क्या कहते हैं। इसमें मैं पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों का बता देती हूँ आपको। पियाजे कहते हैं, वाइगोत्स्की भी करेंगे हम अलग से एक सेशन में, कल परसों में ही। कल तो पहले हम 50 क्वेश्चन करेंगे यूपी टेट वाले, या फिर हो सकता है कि कल हम वाइगोत्स्की कर लें, मतलब वो डिपेंड करेगा। अभी भी मैं 500 mg की दवाई लेकर के माइग्रेन की आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, नहीं तो सेशन हो नहीं पाता। एक क्लास की तो आज छुट्टी भी की है। देखो पियाजे जो है, मैं जा रही हूँ छुट्टी पे, तब ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कह रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर हो रखा है बच्चे का, उस स्टेज में है, विकास, संज्ञानात्मक विकास हुआ है, तो वो सीख पाएगा उस स्टेज के हिसाब से। यानी जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितनी उम्र, मेच्योरिटी, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी, सोशल एक्सपीरियंस जो है, उसके हिसाब से आप सिखाइए, उसके हिसाब से सिलेबस को डिजाइन कीजिए। पियाजे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हो कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी विकास पहले आता है अधिगम से, ऐसा पियाजे कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं अधिगम पहले आता है विकास से, अधिगम से विकास होता है, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस की बात तो की नहीं है कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो तो कॉन्टिन्यूस मानते हैं विकास को।
या आपकी जो पूरी प्रोसेस है डेवलपमेंट की। वाइगॉत्स्की की मैं बात कर रही हूँ। वाइगॉत्स्की कहेंगे आप जब 4 चीजें सीखेंगे विकास अपने आप होगा आपका। भाई जब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट में तो लर्निंग और डेवलपमेंट डीपली इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस कहा जाता है इनको, एंड दे आर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। विकास और अधिगम एक दूसरे को इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम, क्योंकि ये अंतहीन बहस है, अब जो व्यक्ति ये मानता है कि पहले कॉग्निटिव मैच्योरिटी आएगी, एक स्टेज आएगी, उसमें ये क्षमताएं आएंगी दिमाग में कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आएगा, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आएगी, तब जाकर के वो कुछ उस लेवल का सीख पाएगा या उस लेवल के सवाल सॉल्व कर पाएगा। वाइगॉत्स्की कहते हैं जब आप सीखते हैं उससे आपका विकास होता है, जो कि गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है ना। कई बार हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, एनवायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से आप सीख पाए, लर्निंग हो पाए। और कई बार हम कहते हैं कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट लेकर के आती है, कि भाई आपने एफर्ट प्रैक्टिस करके कोई भाषा सीखी, इंग्लिश सीख लिया आपने, अब ये इंग्लिश सीखिए आपने, ये आपको हेल्प करेगी सोशली मैच्योर होने में, वहां के लोगों से बात करने में, वहां का लिटरेचर देखने में, वहां की मूवीज पढ़ने में, लिटरेचर पढ़ने में, मूवीज देखने में, उल्टा बोल दिया है ना। तो ये सब आपके अंदर डेवलपमेंट लेके आएगा, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, और 50 तरह का आप हो सकता है स्पोर्ट्स उस तरह के खेलने लग जाएं। तो लर्निंग से डेवलपमेंट क्रिएट होता है, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं, पियाजे कह रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग आती है, और दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि दीज आर इंटरकनेक्टेड, डीपली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस, एक दूसरे की पूरक हैं। कई बार जब डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आप लर्निंग नहीं करा सकते हैं, कई बार लर्निंग नहीं हुई है तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो ये अंतहीन बहस है, अगर सिर्फ एक की प्रति हम रुझान रखेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग टू बी अनरिलेटेड प्रोसेस, ऐसा नहीं कहते पियाजे, पहली बात तो ये, क्योंकि हमने अभी यही तो बात की है कि पियाजे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होगा, वो ये नहीं कह रहे हैं डेवलपमेंट और लर्निंग का कोई रिश्ता नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई एज के हिसाब से सिखाओ, जिस एज में जितना डेवलपमेंट होगा फिर आप लर्निंग कराओ, उस हिसाब से सिलेबस बना दो। तो वो ये तो कह ही नहीं रहे कि अनरिलेटेड हैं, दे आर रिलेटेड, बट डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी पहले विकास आता है। वहीं अगर हम बात करें पियाजे, लर्निंग इज कंस्ट्रेंड, वही बात ये कह रहे हैं कि लर्निंग कंस्ट्रेंड है, रुकावट है लर्निंग में, आप नहीं सिखा पाएंगे यदि बच्चा मैच्योर नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका उतना नहीं हुआ है। ये बात सही है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आप लोग इसका सही जवाब दे भी पा रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। इसमें ऑप्शन इजी थे इसलिए आप इस तक पहुंच भी पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती। ए एंड आर बोथ ट्रू, तो आप उसी पे लगा रहे होते अभी भी, सच पूछना अपने आप से। ये तो ऑप्शन इजी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन यानी कथन क्या है, डिसइक्विलिब्रियम इज एन अनडिजायरेबल कंडीशन दैट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। कि असंतुलन एक अवांछनीय यानी अनडिजायरेबल प्रोसेस है, अवॉइड करना चाहते हैं जैसे टीचर टीचिंग लर्निंग स्थितियों में या परिस्थितियों में, सीखने सिखाने में टीचर्स जो हैं वो डिसइक्विलिब्रियम को, असंतुलन को, जो अभी हम बात कर रहे थे, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को, संज्ञानात्मक मतभेद को, कि ये कुत्ता है कि बिल्ली है, अगर नई सिचुएशन आती ही नहीं, बच्चे ने कुत्ते को समझा, दिमाग में उसके स्कीमा में कुत्ता यानी डॉग का स्कीमा है, काऊ कभी आई ही नहीं, यानी कभी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट ही नहीं हुआ, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा नया। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि डिसइक्विलिब्रियम जो है वो अनडिजायरेबल है, अवॉइड कर देना चाहिए। नहीं भाई, डिसइक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या स्कीमा के अपडेट होने के लिए या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए डिसइक्विलिब्रियम तो जरूरी है। अगर कंफ्यूजन नहीं होगी, जो पढ़ता नहीं है, देखो इफ यू डोंट स्टडी नो कंफ्यूजन, इफ यू स्टडी देयर इज कंफ्यूजन, तो अगर और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, फिर धीरे धीरे जाके वो क्लियर होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन किसे नहीं होगा, जिसने कुछ सीखा ही नहीं उसे क्या कंफ्यूजन है, कोई कलेश ही नहीं है दिमाग में, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो उसके होगा जिसके कुछ डेटा है दिमाग में। तो ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जरूरी होता है सीखने की प्रक्रिया में, ये हम नहीं कह सकते, नहीं तो फिर इजी टू कॉम्प्लेक्स क्यों जाते हैं हम, सिलेबस में भी मुश्किल चीजें क्यों आती, फिर उसी लेवल का रहता सब कुछ जिस लेवल पे बच्चे को समझ में आ गया है ना। तो 4 सवाल आप उस तरह के कराते हैं, फिर 2 मुश्किल सवाल भी आते हैं, ताकि डिसइक्विलिब्रियम हो और आप सीख पाए। बात सही है। रीजन क्या है इसका, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन मोटिवेट चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज देयर थिंकिंग स्ट्रक्चर। देखिए ये अलग बात चल रही है, ये अलग बात चल रही है, ये तो कह रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, तो ये तो यही गलत हो गया। बात की कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है, मोटिवेट करता है बच्चों को कि फिर से अपनी थिंकिंग को, अपने ढांचों को, अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं को पुनर्गठन करें, फिर से स्कीमा को अपडेट करें, जरूरत पड़े तो एकोमोडेट करें, अडेप्ट करें और नया स्कीमा बनाएं इफ नीडेड, नहीं तो पुराने को ठीक करें। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें भी आप उत्तर तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि ये ऑप्शन इजी थे, अगली बार ऑप्शन और मुश्किल लेकर के आए जाएंगे आपके लिए, नहीं तो आप पहुंच जाएंगे। वैसे एग्जामिनर की दुश्मनी नहीं होती,
आपको थोड़ा दोनों चीज़ों का बैलेंस मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए फॉल्स है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ए क्या है? आई एम श्योर इसका आधे लोग ही, जैसे 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 35 ही दे रहे होते अगर ये वाले ऑप्शंस होते जो इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो आप में से कई लोगों ने तो बिल्कुल सोच रखा है कि ए एन आर आर बोथ ट्रू, वो कुछ सोचते ही नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते भी हैं उस तरह के, तो वो तो आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में वही सीधा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, असर्शन क्या है भाई? पियाजेस थियरी सजेस्ट दैट ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स पास थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। बात तो सही है कि पियाजे का सिद्धांत बताता है कि सभी संस्कृतियों के बच्चे विकास की समान अवस्थाओं के क्रम से गुजरते हैं, यानी डेवलपमेंट की सेम स्टेजेस से गुजरते हैं, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर इनवेरिएंट, वेरिएशन संभव नहीं है, फिक्स्ड स्टेजेस हैं। कल्चर कोई भी हो, अमेरिका के बच्चे को आप पियाजे के हिसाब से स्टेजेस पढ़ा दीजिए, चाहे वो यूरोप का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, पाकिस्तान का बच्चा हो, दुनिया में कहीं का भी बच्चा हो, पियाजे अगर कोई भी पढ़ेगा तो पियाजे की स्टेजेस हर बच्चे के लिए सेम है। कल्चर देख के पियाजे की स्टेजेस नहीं बदलेंगी, जबकि वाइगॉत्स्की कहेंगे कि डेवलपमेंट पे सोसाइटी कल्चर का प्रभाव पड़ता है और उनके हिसाब से चीजें या लर्निंग में अंतर आएगा। पियाजे की स्टेजेस फिक्स्ड हैं, कल्चर का स्टेजेस देने वाले व्यक्ति की स्टेजेस फिक्स ही होती हैं, चाहे वो कोलबर्ग हो, एरिक्सन हो, पियाजे हो और कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि फिर स्टेजेस का मतलब क्या बचेगा? अगर वो इंडिया में अलग स्टेजेस दिए पियाजे ने और स्विट्जरलैंड से थे तो स्विट्जरलैंड में अलग स्टेजेस दिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये तो इनवेरिएंट है। ये क्या बात है यहाँ पे कि पियाजेस थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स पास थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, सेम सीक्वेंस से गुजरते हैं सारे बच्चे, सेम सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, यही स्टेजेस हैं सबके लिए। रीजन क्या है? पियाजे बिलीव्ड कॉग्निटिव स्टेजेस आर बायोलॉजिकली इनवेरिएंट इन सीक्वेंस। बात तो सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि भाई बायोलॉजिकली जो है ये तो इनवेरिएंट है, इसी क्रम में जो है विकास होता है। अब ये चाइल्डहुड पे मत अप्लाई करने लग जाना, या प्री ऑपरेशनल के हर बच्चे का अनुभव सेम होगा, यहीं पे पियाजे का क्रिटिसिज्म आ जाएगा। पियाजे कह तो रहे हैं इस बात को, लेकिन इसमें उनका फिर उनकी आलोचना भी आएगी एक टाइम के बाद, उनकी आलोचना या क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि चाइल्डहुड एज वाइज में भी आपने सही सेम स्टेज सबके लिए रख दी, लेकिन अनुभव सबका अलग होगा। हर बच्चे के लिए बचपन अलग है। वो बच्चा जो रोड पे अनफॉर्चुनेटली बलून बेच रहा है, गुब्बारे बेच रहा है, वो उसका 9 साल का बचपन, और आपके घर का बच्चा जो आराम से बैठ के वो दूध भी खुद नहीं लेता, उसका बचपन सेम नहीं है। या फिर अगर और डेवलप्ड नेशंस में चले जाओगे, वहां बचपन अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो वो कॉन्सेप्ट आप सेम नहीं कह सकते, सबका अनुभव सेम नहीं होगा उस स्टेज के दौरान, लेकिन वो स्टेज फिक्स करती है, ऐसा आप मान सकते हो। तो बोथ एन आर आर ट्रू यहाँ पे कह सकते हैं, पियाजे के अकॉर्डिंग तो बात सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? A teacher asks class 2 students to learn the concept of fractions only through symbolic numerical representation without using any concrete materials or visual aids. According to Piaget, this approach is an inappropriate because किस वजह से inappropriate है बताइए? एक शिक्षक कक्षा 2 के विद्यार्थियों को भिन्नों की अवधारणा यानी फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स में केवल प्रतीकात्मक यानी सिर्फ सिंबॉलिक तरीके से सिखाने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिना किसी ठोस सामग्री या मूर्त सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, चार्ट वार्ट, किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ऐसे ही सिंबल्स के थ्रू लिख के बता देनी है। पियाजे के अनुसार यह दृष्टिकोण मुख्यतः अनुपयुक्त है। क्यों अनुपयुक्त है भाई? क्योंकि वो कहेंगे कॉन्क्रीट मटीरियल से सिखाओ, क्लास 2 का बच्चा है यानी 7 साल का बच्चा होगा, 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में होता है, 7 साल का बच्चा है तो दूसरी कक्षा में होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो तो अभी। बल्कि अब कई लोगों को लगेगा हाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज में सही तो सिंबल्स के थ्रू सिखाएंगे। भाई सिंबल्स कॉन्क्रीट वाले जिनको ए फॉर एप्पल लगा होता है ना साथ में, आप A+B का होल स्क्वायर थोड़ी सिखाते हो सेकंड क्लास के बच्चे को। सिंबल्स हैं ये भी, लेकिन ये कॉन्क्रीट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हैं। ये तो कहीं 11 से 15 में आएगी लास्ट स्टेज में, या कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाके तो वो बेसिक कॉन्क्रीट सिंबल्स सीखेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा अगर आप कहो कि हाँ सिंबल्स के थ्रू ठीक है, क्योंकि सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट थोड़ी आता है, अमूर्त चिंतन थोड़ी आता है। सिंबल्स को समझना शुरू किया है, ये थोड़ी कि सारी दुनिया के कॉम्प्लेक्स सिंबल समझने लगे। कॉन्क्रीट मटेरियल यानी चार्ट वगैरह का प्रयोग करके, पिक्चर्स का प्रयोग करके सिखाना चाहिए। तो यंग चिल्ड्रन रिक्वायर रीइंफोर्समेंट की तो बात पियाजे करेंगे ही नहीं। बेटर थ्रू कॉन्क्रीट, यस, ये इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो मूर्त अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। उनको कोई एक्टिविटी करा दो, चार्ट दिखा दो, कहीं ले जाओ तो वो बेहतर सीखते हैं, उस तरह का अनुभव उनको दो।
चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स बिफोर एडोलेसेंस, ये कहना बकवास बात होगी कि वो किशोरावस्था में ही सीखेंगे। आपको हर स्टेज में सीखने का तरीका बदलना होगा, ये देखते हुए कि कब कॉन्क्रीट लॉजिक आ रहा है, कब सिंबल्स के थ्रू सिखाना है। मेमोरी डेवलप्स ओनली आफ्टर एज 12, ऐसा भी नहीं है। मेमोरी तो जन्म से 2 वर्ष के अंदर अंदर इतनी डेवलप हो जा रही है कि वो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण भी अचीव कर लेता है, जबकि शुरुआत में जो है लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे और बताएंगे, Which of the following tasks can typically be performed by children in the concrete operational stage? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कर सकते हैं? मूर्त संक्रियात्मक मतलब 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस टास्क को कर पाएंगे? आपको फटाफट से ये समझाना है। इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, CCS कंजर्वेशन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये 3 चीजें आ जाती हैं। ये आप देख लो इनमें से 3 कौन है। पियाजे की थ्योरी मतलब पियाजे की थ्योरी, आपको पियाजे पे स्टिक करना पड़ेगा, इधर उधर नहीं आप ज्यादा जाएंगे जब पियाजे के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कोई कह रहा है सुपर टेट का बैच ले आओ यार, इस पे अपडेट दे देंगे हम आपको। थोड़ी सीटेट यूपीटेट में व्यस्तता के चलते ये सब नहीं देख पाई हूँ, और थोड़ा तबीयत के चलते भी। सी ऑप्शन, चलो देख रहे हैं सी ऑप्शन। कितने लोग कह रहे हैं? 55% लोग सी। देखो इसमें सब अब आप ढह गए, जबकि ये आसान सा सवाल था। देखो समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन टिपिकली बी परफॉर्म्ड, कौन से बच्चे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11। अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस, ये फॉर्मल ऑपरेशनल में। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थॉट ही आएगा फॉर्मल में 11+ ईयर्स में, और ये 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, तो ये तो हट गया ऑप्शन। सॉल्विंग हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स कौन से बच्चे से? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नहीं भाई, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, हाइपोथेसिस, ये सब 11+ ईयर्स। काल्पनिक समस्याओं का हल 11+ साल में कराएंगे, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए होगी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तभी आती है। अरेंजिंग स्टिक्स अकॉर्डिंग टू लेंथ, बाकी ऑप्शंस दिखाना जरा कौन सा दिखा रहे हैं आप लोग, क्योंकि 50% लोग ही, लगभग 55% लोग थर्ड कह रहे हैं, बाकी जो है पता नहीं कौन सा ऑप्शन में लगे हुए हैं। अच्छा 27% लोगों को लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है। पॉसिबल ही नहीं है ना, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएगा। हाइपोथेसिस कहां से, अभी परिकल्पना कहां से आ जाएगा? ये काल्पनिक लिखा है इसलिए मे भी आपको लग रहा होगा, इसको परिकाल्पनिक लिख लीजिए तो आपको शायद समझ में आ जाए, है ना। इंग्लिश में भी चेक कर लेना, ये तो आपका एग्जाम भी कहता है कि अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो रही है या गलती अगर हिंदी की साइड है तो इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाएगा। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको हिंदी में पढ़ के लगे कल्पना, अच्छा हाँ इमेजिनेशन तो कर लेता होगा, बट आपको पियाजे की थ्योरी के हिसाब से कल्पना सोचनी है, क्या होती है यहाँ पे? हाइपोथेसिस होती है, ठीक है ना। सिंबॉलिक प्रिटेंड प्ले, ये 2 से 7 में ही आ जाएगा, तो 7 से 11 का तो ऑप्शन एक ही बचता है। अरेंजिंग स्टिक्स अकॉर्डिंग टू लेंथ, अब कई लोगों को लगेगा ये तो भाई जो है बड़ा छोटा बच्चा ही कर लेगा ये तो, लेकिन पियाजे की थ्योरी के हिसाब से जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कंजर्वेशन, इसीलिए स्पेशली मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है निमोनिक, कि आपको याद रहे CCS से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो लोग यूपी से हैं उनको तो याद भी रहता है ना। तो कंजर्वेशन या कुछ और बना लेना जो आपका मन करे। संरक्षण, ये भी 7 से 11 में आता है कि बच्चे को पता समझ में आ जाएगा कि शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है। क्लासिफिकेशन के इस आधार पे, क्लासिफिकेशन शेप साइज के आधार पे कि भाई ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल एक जगह है, या ब्लू कलर है तो ब्लू को एक जगह, ये संगठन या वर्गीकरण है। सीरिएशन जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है, इसको कहते हैं क्रमीकरण। क्रमीकरण यानी कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाएंगे चीजों को, उनकी लेंथ, हाइट, वॉट एवर, एक क्वालिटी के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो अरेंजिंग स्टिक्स अकॉर्डिंग टू लेंथ, ये सीरिएशन का गुण है जो 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। ये इस बात पे आलोचना भी हुई है पियाजे की, क्योंकि कई बच्चे ये कुछ चीजें पहले सीख जाते हैं, लेकिन आपको तो पियाजे की थ्योरी के अनुसार चलना है, अपनी थ्योरी अलग से नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था बट आपने गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, चिल्ड्रन इन दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन सक्सेसफुली परफॉर्म कंजर्वेशन टास्क्स बिकॉज दे डेवलप द एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हैं क्योंकि उनमें प्रतिवर्तीता का यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो जाता है। वो रिवर्स कर सकते हैं मेंटली कि पानी चाहे इस छोटे ग्लास में जाए चाहे बड़े में जाए, बराबर ही है। 2x3 लिखो या 3x2 लिखो, बात बराबर ही है। तो बात तो सही है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है 7 से 11 में। रीजन तो सही, ये असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? रिवर्सिबिलिटी एनेबल्स चिल्ड्रन टू मेंटली रिवर्स एन एक्शन एंड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड डिस्पाइट ट्रांसफॉर्मेशन। कि रिवर्सिबिलिटी एनेबल करती है बच्चों को मेंटली रिवर्स करने के लिए एक एक्शन को, एंड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड,
कि भाई 5 माइनस 3 तो यहां पे नहीं कर पाओगे कि 5 प्लस 3 करो तो भी 8 आता है, 3 प्लस 5 करो तब भी 8 ही आएगा। तो रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, मात्रा चेंज नहीं हो रही है। बाल्टी में डालो 1 लीटर पानी, चाहे एक मग में डालो, बात बराबर ही रहेगी। तो रीजन भी सही है कि रिवर्सिबिलिटी से ये होता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात तो एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू कॉन्टिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अडल्ट्स। यानी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास वयस्कों से जानकारी के निरंतर संचय द्वारा होता है, कि बच्चे ऐड करते रहते हैं, बड़ों से जो जो जानकारी उनको मिलती है वो संगठित करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। अब इसमें आप लोग फंस चुके हैं, आप लोग 74% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था और आप फंस भी गए, वेरी बैड। देखो आ जाओ, रीजन क्या है इसका, पियाजे बिलीव्ड चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। पियाजे का मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये तो सही नहीं थी मालिक, इसको आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। आपने कहा दोनों सही हैं क्योंकि रीजन सही है। पियाजे ये नहीं कहते कि अडल्ट से इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करते रहते हैं, ये तो रोट लर्निंग हो जाएगी सरकार। पियाजे कह रहे हैं बच्चे ना तो छोटों का मिनिएचर वर्जन है, कोई छोटा रूप नहीं है बड़ों का कि उनमें से इंफॉर्मेशन इनमें ट्रांसफर हो रही है। वो मीनिंग मेकिंग करते हैं, ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय देयर ओन सेल्व्स। मतलब वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, खुद की क्यूरियोसिटी, खुद का सवाल, खुद की गलतियां एक्टिविटी करके सीखते हैं। बड़ों से इंफॉर्मेशन जोड़ के नहीं सीख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस ले। इस बात पे ही तो कॉन्फ्लिक्ट है, फिर पियाजे वाइगोत्स्की अलग सोचते हैं इस विचार पे। तो ये तो गलत है, आर सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है सवाल को, नहीं तो ऐसे ही चक्कर आ जाएंगे फिर आसान से सवाल में। चलो खैर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। अ टीचर गिव्स 2 इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। कक्षा 3 का बच्चा है, लगभग 8-9 साल की उम्र रहेगी। क्ले मिट्टी आपने कभी टच की होगी, वो जो क्ले आती है बाहर बाजार में भी आती है, गांव में भी आपने देखी होगी, कभी रहे हो आप तो चिकनी मिट्टी को यूज कर लेते हैं। अ टीचर गिव्स 2 इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। 2 क्ले मिट्टी की 2 समान गेंदें दी 2 कक्षा 3 के बच्चों को एक टीचर ने। आफ्टर कंफर्मिंग दैट बोथ कंटेन इक्वल क्ले, दोनों में 5-5 ग्राम मान लो क्ले है, तो दोनों बॉल्स में 5 ग्राम क्ले है। एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कितना ग्राम क्ले जो है यूज हो रहा होगा एक बॉल में, या डिपेंड करता है कितनी बड़ी बॉल है। शी रोल्स 1 बॉल इनटू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप। एक सिलेंड्रिकल शेप में यानी एक रस्सी जैसी संरचना बना दी मान लो, एक बॉल से क्ले की और दूसरी बॉल को बॉल रहने दिया। Many children now claim that the cylindrical clay contains more material because it is longer। क्योंकि ये बच्चे कितने के हैं, क्लास 3 के हैं, तो 6, 7, 8 साल के होंगे लगभग। According to Piaget, these children are primarily showing, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये बच्चे ये कह रहे हैं कि जो ये क्ले की बॉल है ऐसे वाली, इसमें कम मटेरियल है और इसमें ज्यादा क्ले मिट्टी होगी क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा दिख रही है, सिलेंड्रिकल शेप में उसको लंबा एक रस्सी के जैसा बना दिया है। तो इसका मतलब बच्चे डिसेंटर नहीं कर पा रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, कंजर्वेशन का गुण नहीं आया है। अभी 7 से 11 के बीच में है कहीं, लेकिन अभी पूरी तरह से कंजर्वेशन अचीव हुआ नहीं है ना। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन शो कर रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी क्लास लिखी है, बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया आप तो उसके हिसाब से जवाब देंगे, है ना। तो अब आपको पता है कि बच्चे कहां दिक्कत आ रही है, डिसेंटर नहीं कर पा रहे हैं, primarily showing decentration and reversibility। बट आप लोग लगे पड़े हैं थर्ड ऑप्शन पे। देखूं तो सही जरा थर्ड ऑप्शन में क्या है। अच्छा यार आप ही सही हो इसमें तो मुझे लग रहा है। देखो, these children are primarily showing decentration and नहीं, रिवर्स तो वो कर ही नहीं पा रहे ना, मैं गलत हूं इसमें। आपको चेक कर रही थी कि आप ठीक जवाब दे रहे हैं या नहीं, यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे, टीचर्स ऐसे कहते थे ना, पुराने टीचर्स। देखो एक बार, ईगोसेंट्रिज्म एंड सिंबॉलिक थॉट। देखो यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म कोई ऐसा तो नहीं सेल्फ सेंटर्ड होने की बात की है बच्चे ने, हालांकि इसमें डिसेंट्रेशन की कमी है, लेकिन वो बात ही नहीं है, सिंबॉलिक थॉट की कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो ये तो ऑप्शन हट ही जाएगा। क्या शो कर रहे हैं बच्चे, शो क्या कर रहे हैं, सेंट्रेशन एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। वो सेंटर्ड है एक ही पहलू पे, कि वो शेप देख रहे हैं तो लेंथ ही देख रहे हैं, लेंथ देख रहे हैं तो ये नहीं देख रहे मटेरियल तो उतना ही है, या शेप और साइज के बदलने पे क्वांटिटी सेम रहती है, ये देख ही नहीं पा रहे, वो डिसेंटर नहीं कर पा रहे। अगर पूछा होता लैक ऑफ या डिफिकल्टी इन, तो हम कहते हैं डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग, बट सवाल वो कह ही नहीं रहा। सवाल में तो पूछा है क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए मैं
पहले जो है फर्स्ट के साथ जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ये पूछा ही नहीं है कि कहाँ दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है पूछते तो हम कहते ए, लेकिन उन्होंने क्या है, प्रदर्शित क्या कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो केंद्रीकरण, कि वो सेंटर्ड हैं एक ही एस्पेक्ट पे, कि लेंथ ही देख रहे हैं बस, ये नहीं देख रहे कि मटेरियल तो सेम ही है। और संरक्षण का अभाव है, यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन है, शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, अभी ये समझ नहीं पाए हैं। औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें तो फिर समझ ही जाते, फॉर्मल ऑपरेशनल में तो ये तो 11+ ईयर्स की एज है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही बनता है इस लॉजिक से। होपफुली आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इन दी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी 11+ ईयर्स फाइनल स्टेज है प्याजे की SPCF में, एफ की बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15 साल के बीच में। इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अडोलेसेंट्स कैन थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। 11+ साल के बच्चे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, हाइपोथेसिस सब सोच पाते हैं, अमूर्त चिंतन कर पाते हैं, हाइपोथेसिस कर पाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कर पाते हैं। ट्रू है ये बात। रीजन क्या है, किशोरावस्था में होते हैं, 11+ टीनेजर्स हैं, तो सही लिखा है। Adolescents at this stage become capable of abstract and prepositional thinking, अमूर्त चिंतन और prepositional thinking भी कर पाते हैं। रेशो, प्रपोर्शन, ये सब चीजें वो समझ पाते हैं, किस रेशो में या किस प्रपोजिशन में चीजें हो रही होंगी। हाइपोथेसिस भी आ जाती है, डिडक्टिव लॉजिक भी आ जाता है। तो आर तो सही है, बट ए भी सही है क्या, थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, हाँ दोनों सही है। क्योंकि ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रपोजिशनल थिंकिंग, दोनों सही है भाई, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपका तुक्का एकदम सही बैठा है। 92% लोग, मतलब जिन्होंने समझ के किया है उनको बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने तुक्का लगाया था, कि कुछ लोगों ने रट लिया है ये कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट सॉल्यूशन, और ये लागू हो जाता है कई जगह पे, कई जगह पे गलत भी होता है ऑफ कोर्स, बट बहुत जगह पे ये चल जाता है, इसलिए याद कर लिया। याद मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि अभी तो सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आगे जब जाओगे पेपर देने वहां नेगेटिव मार्किंग होगी, और यही लॉजिक लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या कह रहे हो, आगे का किसको चिंता है, अभी तो सीटेट की चिंता है या यूपीटेट की ही चिंता है। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ 5-year-old child insists that everyone in the room sees the toy train exactly from the same perspective as he does। 5 साल का बच्चा है, रूम में बाकी जितने भी लोग हैं, उसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, या उसके क्लासमेट्स हैं, वो टॉय ट्रेन को, टॉय ट्रेन ही लिखा है ना, हाँ, तो टॉय ट्रेन, एक कोई टॉय ट्रेन है जो बच्चों की ट्रेन नहीं आती खिलौने वाली, वो सब उसी पर्सपेक्टिव से, जो बच्चे को दिख रहा है इस एंगल से, बाकी सभी लोगों को भी पूरे रूम में सेम ही चीज नजर आ रही होगी, सेम ही तरीके से सेम ही पिक्चर बन रही होगी उनके दिमाग में भी इस टॉय ट्रेन की। विच पिजेशियन कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस बिहेवियर। इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से प्याजे का कौन सा कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है जो क्लियरली समझा सकती है। बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिक है। सेकेंड ऑप्शन 76% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन कह देते, बट ये यहाँ पे वो भी नहीं है, क्वांटिटी या शेप साइज की बात ही नहीं हुई, तो ये तो हट गया। सीरिएशन ऐसा भी नहीं है कि छोटे बड़े क्रम में लगाने की बात हुई हो। एकोमोडेशन ऐसा नहीं है कोई मॉडिफिकेशन की बात हुई हो स्कीमा में। बच्चा क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, उसका अपना पर्सपेक्टिव ही सेंटर में है। तो वो सोच नहीं पा रहा कि अगर मैं यहां हूं और मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ है तो उसको ट्रेन का दूसरा हिस्सा दिख रहा होगा, मुझे दूसरा दिख रहा है। ये 3 माउंटेन्स टेस्ट भी है प्याजे का, कि जिसमें वो एक डॉल है बच्चे की, उसको रखते हैं माउंटेन के पहाड़ के दूसरे साइड, और एक बच्चा है यहाँ पे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज का है। तो अगर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष का है तो वो कहता है कि नहीं, जो मुझे दिख रहा है वही डॉल को दिख रहा होगा। लेकिन 7 से 11 में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, लेस ईगो सेंट्रिक है बच्चा, तो वो कहेगा वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ पाएगा। तो यहाँ नहीं समझ पा रहा, तो ये ईगो सेंट्रिक है बच्चा, अहम केंद्रित है, 2 से 7 वर्ष में होगा, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्री ऑपरेशनल स्टेज ये धीरे धीरे करके कम होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है, लिखा भी हुआ है उन्होंने कि 5 साल का है, तो 2 से 7 वर्ष के बीच में ही है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अ साइंस टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ एंड जस्टिफाई देयर आंसर्स लॉजिकली। अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस एक्टिविटी मेनली प्रमोट्स। यानी एक विज्ञान की शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों से ये अनुमान लगाने के लिए कहते हैं कि यदि पृथ्वी से अचानक गुरुत्वाकर्षण ही गायब हो जाए, समाप्त हो जाए, ये जो ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है। अभी आप जब देखते हैं कि जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स जो है मून पे या हमारे इस एनवायरमेंट से बाहर जा रहे हैं, तो ये आपने उसमें भी पढ़ा है ईवीएस की किताब में भी, तो कैसे वहां ग्रेविटी कम होती है तो सब उड़ते रहते हैं, है ना। अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स वायरल हुई थी जिसमें एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं, तो आपको पता है बाल भी ऐसे उड़ते रहते हैं, चीजें उड़ती रहती हैं।
क्योंकि लैक ऑफ ग्रेविटी है वहां, ग्रेविटी हमें होल्ड करके रखती है। तो जब हमें ये पूछा जा रहा है, टीचर के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि जहां ग्रेविटी मान लो डिसअपियर हो जाए पूरी धरती से ही, तो हम ऐसे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा उल्टा पुल्टा सब तहस नहस। जस्टिफाई देयर आंसर्स लॉजिकली, लॉजिक देने को कहा है टीचर ने। अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस एक्टिविटी मेनली प्रमोट्स, किस तरह के चिंतन को प्रमोट करेगी। अब यहाँ पे आपको हाइपोथेसिस करना पड़ेगा, डिडक्टिव रीजनिंग करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन, वो भी लॉजिक के आधार पे। और ऊपर से ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि 5वीं क्लास के बच्चे से पूछने वाला सवाल है भी नहीं। तो 11+ ईयर्स का बच्चा होगा और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा, तब जाके वो इसको प्रॉपरली जो तर्क के साथ, तार्किक औचित्य के साथ बता पाएगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करके अमूर्त चिंतन लगेगा, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगेगी, इमेजिन करना पड़ेगा लॉजिक के आधार पे, तो जो बाकी स्टेजेस में नहीं होता। ये एनिमिस्टिक थिंकिंग तो फिर निर्जीव व सजीव समझना बहुत ही छोटी चीज हो जाएगी। तो ऑप्शन 3, जो कि कितने लोग दे रहे थे, इसमें आप लोगों ने गलतियां की है 66% लोग, फिर ठीक है, मुझे लगा 66 जो है उल्टा दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन है यानी कथन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे मैचुरेशन अलोन इज सफिशिएंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा सवाल है, पियाजे के अनुसार केवल परिपक्वता ही संज्ञानात्मक विकास के लिए पर्याप्त है, यानी बच्चा कॉग्निटिवली मैच्योर हो गया या मैचुरेशन आ गई, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, जो 4 फैक्टर्स देते हैं पियाजे, तो मैचुरेशन की वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हो सकता है। रीजन क्या है, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिव एक्सपीरियंस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कॉग्निटिव ग्रोथ। सामाजिक अंतःक्रिया एवं सक्रिय अनुभव भी संज्ञानात्मक विकास की भूमिका में योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संज्ञानात्मक विकास में। बी ऑप्शन 57% लोग सही जवाब दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि एटलीस्ट 57% तो सही जवाब दे पा रहे हैं इसका। देखो, ये आपको बहकाने के लिए इन्होंने ये कथन दिया था कि पियाजे के अनुसार केवल, ये जो केवल लगाया ना, इसने आंसर गलत कर दिया। ये ओनली वाले जवाब वैसे भी खतरनाक होते हैं। तो पियाजे के अनुसार केवल परिपक्वता ही संज्ञानात्मक विकास के लिए पर्याप्त है। 4 फैक्टर्स दिए उन्होंने, जैसे 4 स्टेजेस दी हैं, कल परसों भी किसी क्लास में बताया था। सिर्फ मैचुरेशन की बात नहीं की है उन्होंने, 4 फैक्टर्स MESE जमानों से डिस्कस करती आ रही हूं, बाद में सब लोग भी करने ही लगे हैं, तो ये तो अब आपको सबके थ्रू ही पता लग जाना चाहिए कि आप मैचुरेशन की अगर हम बात करें, यानी परिपक्वता, जेनेटिक होती है ये या हेरिडिटी को महत्व देते हैं पियाजे, इस बात से ये पता लगता है कि आपका जो मैचुरेशन है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को वो बढ़ावा देते हैं कि कैसे जेनेटिक्स की वजह से मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से। आप 2 साल के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है, और उसकी हड्डियों में जान आप खुद से नहीं डालेंगे, वो नेचुरल प्रोसेस है। दांत आपने निकाले नहीं है, खुद से निकले हैं मैच्योरिटी के चलते एक सर्टेन एज पे। ऐसे आपका दिमाग भी सर्टेन एज पे कुछ क्षमताओं के साथ प्रकट होता है, करता है अपने आप को। तो मैच्योरिटी इसमें एक रीजन है कि जेनेटिकली अगर मैच्योर नहीं है या हेरिडेटरी मैच्योरेशन नहीं है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जिसको वो कहते हैं, जिसको बायोलॉजिकल रेडीनेस वाला जो सवाल आया था उसको मैच्योरिटी कह सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है, ओनली फैक्टर नहीं है, या अलोन सिर्फ मैच्योरिटी से नहीं हो रहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और भी चीजें हैं जैसे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब एक्टिविटी करके सीखना, बच्चा एक्टिव रहता है, मैच्योरिटी आती है, ठीक, 2 फैक्टर हो गए। सोशल एक्सपीरियंस, ये अब वाइगॉत्स्की के जैसे सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, उनका वो सोसाइटी कल्चर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं भाई आप समाज में भी हो तो अनुभव तो ले ही रहे हो, बेशक अपनी समझ बनाओगे, अपनी मीनिंग मेकिंग करेगा बच्चा, लेकिन सोशल एक्सपीरियंस तो लेगा ही, सोशल एक्सपीरियंस, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और इक्विलिब्रेशन जिसको हम कहते हैं, इक्विलिब्रेशन जिसको हम संतुलन कहते हैं, जिसमें आती है प्रक्रियाएं 2। एक प्रक्रिया है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की, यानी संगठन की। पियाजे की थियरी अगर आपने ना देखी हो तो देखना, या बैच में है तो आगे करेंगे हम। ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी क्या है, अडेप्टेशन की प्रक्रिया। इस अडेप्टेशन की प्रक्रिया में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है जी, ये कहानी है। और इसी के अंदर फिर डिसइक्विलिब्रियम भी आता है, क्योंकि अडेप्ट आप ऐसे ही तो नहीं कर लेते हो, कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर आप एकोमोडेट करोगे, फिर बैलेंस अचीव करोगे, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है ना, तो ये तीनों फैक्टर भी तो महत्वपूर्ण है भाई, सिर्फ मैचुरेशन थोड़ी। भाई पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू पियाजे मैचुरेशन अलोन इज सफिशिएंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बाकी 3 कहां जाएंगे फिर, हैं? बाकी 3 कहां जाएंगे? तो अलोन नहीं होगा। इज इंपॉर्टेंट लिखा होता या इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो चल जाता, अलोन इंपॉर्टेंट, ओनली मैचुरेशन इंपॉर्टेंट, गलत बात, ना मुन्ना ना।
तो ए इज रॉन्ग, आर इज सही कि सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिव एक्सपीरियंस, जो MESE है उसमें बात हुई है ना, एक्सपीरियंस यानी एक्टिव एक्सपीरियंस और सोशल एक्सपीरियंस की। और क्या था आपका, इक्विलिब्रेशन, उसकी बात यहां पे नहीं लिखी है, बट ये दोनों बातें तो सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कितने लोग दे रहे हैं सही जवाब, बताओ फटाफट। 67% लोग। फाइनली शुरुआत में आप 51% और समथिंग 57 शायद परसेंट दे रहे थे। तो इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ठीक से अगर आप पढ़ लेंगे तो पेडागोजी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप ठीक से सवाल नहीं पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एड्स बहुत आ रहे हैं। अरे यार थोड़े बहुत ऐड तो देख लो। देख लो थोड़े बहुत ऐड। कितने लोगों की सैलरी जाती है इन एड्स से। देखिए एक बार, बाकी देख लेंगे, ज़्यादा होंगे तो कम करा देंगे। हाँ ओके, चलिए। 79% सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अ चाइल्ड कॉल्स एवरी 4 लेग्ड एनिमल अ डॉग। एक बच्चा है जो प्रत्येक 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहता है। लेटर आफ्टर लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन अ काउ, हॉर्स एंड डॉग, बाद में उसने एक कुत्ते, गाय और घोड़े के बीच में अंतर सीखा कि भैया इन तीनों के ही 4 पैर हैं, 4 ही पैर हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। यानी पहले जब उसको लगता था कि 4 पैर होते हैं तो वो अपने एसिमुलेट कर चुका था, कॉग्निटिव बैलेंस में रहेगा, इक्विलिब्रेशन में रहेगा। जब सिचुएशन आई होगी कि नहीं भैया ये काव होती है, ये हॉर्स होता है, ये अलग होते हैं इससे, तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जागा होगा कि अच्छा मुझे तो ये पता था। फिर वो ठीक किया उसने, उसको एकोमोडेट किया होगा, नया स्कीमा बनाया होगा मॉडिफाई करके, और फिर वो इक्विलिब्रेशन में यानी बैलेंस में वापस आया होगा। इक्विलिब्रेशन मतलब जो दिमाग में फीडेड इन्फॉर्मेशन है वो मैच होनी चाहिए दुनिया से। ठीक है, कि मुझे पता है कि पेन इसको कहते हैं और मैंने पेन देखा तो कहा हाँ पेन, ये ना हो कि पता लगे मुझे ये पेन नहीं है तो कुछ और ही निकला, तो फिर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर मुझे अपना स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड डॉग द चाइल्ड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा, तो बच्चा अपने मानसिक स्कीमा में परिवर्तन करता है। दिस मॉडिफिकेशन इलस्ट्रेट्स, ये मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है सरकार, ये पूछा है हमसे। ये तो आप फॉर्चुनेटली मान लो कि इसमें अडेप्टेशन नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मेंटल स्कीमा में, एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा में वो मॉडिफिकेशन करेगा, तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये कहलाएगी एकोमोडेशन ही। ये दोनों प्रक्रियाएं अडेप्टेशन में आती हैं, लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन किया है, समायोजन चेंज किया है पुराने स्कीमा में, मॉडिफाई किया है, तो ये एकोमोडेशन ही कहलाएगा। जस्ट ऐड किया होता तो एसिमुलेशन होता, दोनों को मिला के पूछ रहा होता तो एडेप्टेशन कहते हैं। इसमें तो सही जवाब दिया आप लोगों ने, 80% लगभग, 80 दिख रहा है मुझे भी जाते हुए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसी बात पे 10-12 सवाल और हैं। विच एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉलोज फ्रॉम पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी को क्लासरूम में जब अप्लाई करेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, शैक्षिक निहितार्थ की बात करें, तो इसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे इसकी चर्चा हो रही है। जब हम बैच में पढ़ते हैं तो हम लगभग हर थियरी को, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि उसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, क्लासरूम में किस काम आती है। तो पियाजे की थियरी की अगर हम बात करें तो कौन सी एक चीज होगी जो क्लासरूम में अप्लाई की जा सकती है पियाजे की थियरी से, या करते हैं। सेकंड ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे पहले, चिल्ड्रन शुड बी टॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वेरी अर्ली। भाई शुरुआती बच्चों को बहुत प्रारंभ में ही, यानी कम उम्र में ही उनको अमूर्त चिंतन सिखा दो, जो कि सबसे लास्ट स्टेज में आ रहा है 11+ साल में। तो ये तो गलत हो गया, पियाजे के अकॉर्डिंग थोड़ी जा रहे हैं, ये तो पियाजे की मानी नहीं बात आपने। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी मैच्ड या शुड मैच डेवलपमेंटल लेवल, कि भाई जो अधिगम के आप अनुभव दे रहे हो या क्लासरूम में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो करिकुलम है जिसमें एक्टिविटीज प्लान हो रही है, वो बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा है तो कॉन्क्रीट चीजें सिखाइए, 11 से 15 में है तो अमूर्त, सिलेबस भी उसी हिसाब से डिजाइन है, उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स आएंगे कि सेम चैप्टर 6th क्लास की बुक में अलग होगा, 9th क्लास में अलग होगा, क्योंकि वो कॉग्निटिव मेच्योरिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, विच इज राइट। पनिशमेंट की बात प्याजे कभी नहीं करेंगे, पनिशमेंट एनहेंसेस कॉग्निटिव ग्रोथ, दंड से दिमाग बढ़ जाता है, सब फालतू बातें हैं। रोट लर्निंग, इनकी बात कभी भी प्याजे वाइगॉत्स्की करेंगे ही नहीं। क्लियर, 93% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन आसान सवाल, लेकिन लैंग्वेज का प्ले है पेडागोजी में कई बार, स्पेशली प्याजे वाइगॉत्स्की के केसेस में तो बहुत पेडागोजी में लैंग्वेज रोल प्ले कर जाती है काफी। पियाजे's थियरी एम्फसाइजेस दैट डेवलपमेंट, पियाजे का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विकास क्या है भाई, डेवलपमेंट पियाजे के अकॉर्डिंग, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ बहुत तेजी से।
जल्दी बताओ। क्या कह रहे हो, हम तो बता चुके हैं, आप ही आ जाओ फोन से निकल के। एनीवे 72% लोग, मतलब आप ही को चैटिंग आती है, 72% लोग जवाब दे रहे हैं सेकेंड ऑप्शन, जो कि सही है। मुझे खुशी है कि आप ये सही जवाब दे रहे हैं। देखिए, पियाजेस थियोरी एम्फसाइजेस दैट डेवलपमेंट, यानी पियाजे का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विकास अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ मैचुरेशन। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर हम ऐसा मानेंगे। अभी हमने इससे पहले पहले क्वेश्चन में या 2-3 क्वेश्चन पहले खूब अच्छे से समझा था कि ओनली मैचुरेशन, नो नो नो, या सिर्फ ये कहते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ मैचुरेशन कि मैचुरेशन की जरूरत नहीं है, तो भी गलत है। कि परिपक्वता से स्वतंत्र होता है जो विकास है, पियाजे का सिद्धांत ये कह रहा है नहीं भाई, मैच्योरिटी, जेनेटिक्स, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन या रेडीनेस जिसको कहें वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अकर्स थ्रू इनवेरिएंट स्टेजेस, ये बात एकदम सही है कि निश्चित एवं क्रमबद्ध अवस्थाओं से होकर के गुजरता है विकास। SPCF ये फिक्स्ड स्टेजेस हैं पियाजे की, और ये कहते हैं विकास डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इन्हीं स्टेजेस से होकर के विकास की प्रक्रिया गुजरती है। बात हो गई खत्म। डिपेंड्स मेनली ऑन रिवॉर्ड्स की बात तो पियाजे करेंगे ही नहीं। इज कंप्लीटली कॉन्टिन्यूअस, ये भी उल्टा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं वो तो विकास को। तो आप तो बहुत स्मार्ट लोग हैं, आप सही जवाब दे देते हैं। 73% लोग सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही है। इनवेरिएंट स्टेजेस यानी निश्चित और क्रमबद्ध अवस्थाएं हैं। इनवेरिएंट है, वेरिएंट नहीं है, चेंज नहीं हो सकता, फिक्स्ड है। स्टेजेस सेम रहेंगी, दुनिया के किसी कोने का बच्चा हो, कहीं भी पियाजे की थियरी पढ़ोगे यही 4 स्टेजेस रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन इज मोस्ट लाइकली इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपको बच्चे के लक्षण देख के पहचानना है कि 7 से 11 वर्ष की उम्र में कौन सा बच्चा होगा इन 4 ऑप्शंस में से। अ चाइल्ड एंगेज्ड इन रिफ्लेक्स एक्शंस, तो ये जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होगा, 7 से 11 का नहीं, हट गया। अ चाइल्ड अनेबल टू कंजर्व क्वांटिटी, ये 2 से 7 या जन्म से 2 दोनों ही हो जाएगा। वैसे जनरली अनेबल की बात करते हैं तो 2 से 7 में मान के चलते हैं कि प्री ऑपरेशनल का होगा, तो ये भी कॉन्क्रीट में तो नहीं है, हमें तो कॉन्क्रीट वाला चाहिए। अ चाइल्ड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू साइज, अभी एक सवाल किया था, याद हो तो मित्र, क्या था वो, कि साइज में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा पाना, अनुवर्ती और अपवर्ती क्रम में, बढ़ते और घटते क्रम में, कि 1 से 100 तक की गिनती और 100 से 1 तक उल्टा, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। याद है ना, CCS कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये 3 चीजें आती हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। ठीक है, तो ये तो हम नहीं कहेंगे, ये दोनों तो हट ही जाते हैं, प्रतिवर्ती और ये सब नहीं आएगा। वस्तुओं को आकार के अनुसार क्रमबद्ध लगाने वाला सीरिएशन। अमूर्त विचार तो 11+ में आएंगे, तो इसलिए यहां पे हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्क्रीट वाला बच्चा होगा। हमसे कॉन्क्रीट पूछा था, थर्ड ऑप्शन राइट है, 77% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच एबिलिटी एमर्जेस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अनुसार इन 4 में से सबसे पहले कौन सी क्षमता विकसित होती है या प्रदर्शित होती है। फटाफट से बताओ, अब तो पानी भी खत्म हो गया है, जल्दी बताओ। कल से बड़ी बॉटल रखवाओ यार, क्लासेस बड़ी हो गई हैं। सेवेंटी 76% लोग कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। पूछा है कौन सी क्वालिटी या एबिलिटी या क्षमता सबसे पहले विकसित होगी इन 4 में से। एब्स्ट्रैक्ट 11+ ईयर्स, अमूर्त चिंतन, तो ये पहले कैसे होगी। सिंबॉलिक 2 से 7, हाइपोथेटिकल 11+, साइंटिफिक डिडक्शन 11+। ये तो बहुत ही आसान ऑप्शन है, आप आंख बंद करें। इसमें भी 21% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। भाई इसमें तो कोई चिंता ही नहीं है, इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट परमानेंस की तो बात ही नहीं की, सेंसरी मोटर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो इन सब में तो सबसे पहले जो विकसित होगी 2 से 7 वर्ष में, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखेगा, ABCD या कलर वॉट, सिंबॉलिक थॉट आएगा, सिमियोटिक फंक्शन भी कहते हैं जिसको। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये तो लड्डू सवाल था कि आप थक गए होंगे कई मुश्किल सवाल या लेंदी क्वेश्चंस करने में। मुश्किल तो सवाल आते नहीं है, मुश्किल सवाल एक्चुअली तब होता है जब आपकी या तो लैंग्वेज से ना समझ पाए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कमी हो, तब मुश्किल लगता है, नहीं तो मुश्किल होता नहीं सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, पियाजे, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स हैं। पियाजे कंसिडर्ड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष जो है, जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है, डिसइक्विलिब्रियम कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में। ये तो आपके दिमाग में आज बैठ गया होगा, मैंने स्पेशली इसी के 2-3 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि इसको हम कई बार अवॉइड कर जाते हैं, पता नहीं लगता, और ये ऐसे सवाल होते हैं जो हमें पता होते हैं बट गलत हो जाते हैं फिर। तो 86% लोग सही जवाब दे रहे हैं क्योंकि हम 2-3 सवाल इसके कर चुके हैं कि पियाजे कंसिडर्ड कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज रोट लर्निंग की बात थोड़ी पियाजे करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों होगा जिसमें रटने की बात होगी। लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम एंड रीस्ट्रक्चरिंग, इससे क्या होगा, असंतुलन आएगा दिमाग में, कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि भाई मुझे तो लगता था
सिर्फ 4 पैर वाला एनिमल कुत्ता ही होता है, ये तो गाय भी है, काऊ भी है, ये तो हॉर्स भी है, ये तो एलिफेंट भी है कल को। तो डिसइक्विलिब्रियम पहले आया कि बैलेंस नहीं है दिमाग में, लेकिन इसकी की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नया स्कीमा बनेगा जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। कंफ्यूजन हुई है, तब क्लियर करोगे तो और अच्छा बेहतर, अब आपका लेवल बढ़ जाएगा, यानी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। डिस्करेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ऐसा नहीं है ना। प्रिवेंट्स एकोमोडेशन, बिल्कुल नहीं है, एकोमोडेशन तो होगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग तो बढ़ेगी जब कंफ्यूजन आया है तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अ चाइल्ड सेज इफ आई वाज रूड यस्टरडे दैट इज व्हाई इट रेन्ड टुडे। यानी एक बच्चे ने कहा क्योंकि मैं कल रूड था, बदतमीजी से मैंने व्यवहार किया कल, इसलिए बारिश हुई है ना, गुस्सा आया मुझे इसलिए बारिश हुई है, या मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। दोनों ही बातों में आप समझ रहे हैं किस तरफ ले जा रहा है हमें। दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग तो इसमें दूर दूर तक नहीं है, रिवर्सिबिलिटी भी इसमें नहीं है, कंजर्वेशन है ही नहीं, बचा ही नहीं कोई ऑप्शन। आर्टिफिशियलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बात प्याजे करते हैं, जनरली कॉमनली यूज नहीं है, बट होते इसके बारे में बात है कि जहां लगता है बच्चों को कि सब कुछ जो भी नेचुरल फिनोमिना है या जो भी हो रहा है, ये नदियां भगवान ने बनाई हैं या हमने बनाई हैं या व्हाटएवर किसी ने बनाई हैं टाइप्स, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियलिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कह सकते हो बाद में कि एनिमिज्म भी आसपास ही रहता है। तो ऑप्शन ही कोई और आपके पास बचता नहीं है, सेकंड ऑप्शन आंख बंद करके आप कह देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद पियाजेज व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। पियाजे की बुद्धि संबंधित अवधारणा के संदर्भ में कौन सा सबसे कंसिस्टेंट है या सही बात है। इंटेलिजेंस फिक्स है बर्थ पे, फिर तो पियाजे कहते हैं ये मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन, इन सबसे संज्ञानात्मक विकास की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो लर्निंग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। इंटेलिजेंस फिक्स है, अब बस या तो सीख पाओगे या तो नहीं सीख पाओगे, ऐसा तो पियाजे नहीं कह रहे हैं। इंटेलिजेंस स्टेजेस फिक्स हैं पियाजे की, इंटेलिजेंस फिक्स है ये नहीं कह रहे हैं पियाजे, दो चीजों में अंतर है। फिर है इंटेलिजेंस डेवलप्स थ्रू अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, ये बात एकदम सही है कि अडेप्ट करके, जिसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मसात और समायोजन शामिल है, उस पर भी अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी, तो उसके द्वारा बच्चा सीखता है, उसकी इंटेलिजेंस विकसित होती है। मेनली ऑन रिवॉर्ड की बात पियाजे नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस इज अनरिलेटेड टू मैचुरेशन, बिल्कुल भी नहीं, रिलेटेड है भाई, मैचुरेशन तो जरूरी है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पियाजे वुड मोस्ट लाइकली क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस बिकॉज। पियाजे जो है, जो पारंपरिक तरीके से पेन पेंसिल टेस्ट हैं, जो सिर्फ याद रखने पे फोकस करते हैं, है ना, या टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं, उनको क्रिटिसाइज करेंगे। उसका रीजन क्या है, पहला ऑप्शन है प्रमोट एक्टिव एक्सप्लोरेशन लेस, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस जो हैं ये सक्रिय अन्वेषण को कम बढ़ावा देते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरेशन को कम प्रमोट करते हैं। बात सही है कि नहीं है? आप लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, क्यों भाई, आपने पढ़ा नहीं ठीक से सवाल। एनकरेज पीयर लर्निंग, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस नहीं करते हैं पीयर लर्निंग को एनकरेज, वो तो रट्टाफिकेशन को एनकरेज करते हैं कि आप बस रट लीजिए फिर पेपर में उगल के आ जाइए, कौन कितना इंटेलिजेंट है, जितना वो जो उसने याद किया था उसको पेपर पे पलट के आ गया हो, वॉमिट करके आ गया हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन, पीयर लर्निंग, कोऑपरेशन, ये सब तो चेक ही नहीं होता ट्रेडिशनली। ये तो हम आज के जमाने में बात कर रहे हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव की तरफ ले जाएं, तो सहपाठी अधिगम को कहां बढ़ावा देते हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक तभी तो है वो, क्योंकि उनमें चेंज की जरूरत थी, मॉडर्न नहीं है वो, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट या रचनात्मक अप्रोच नहीं है जो पियाजे जिसकी बात करेंगे। सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविज्म, ये होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर वो इनको क्रिटिसाइज नहीं करते, इनको तो प्रमोट करते, ट्रेडिशनल को प्रमोट करते अगर ये सब गुण होते उसमें, तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करते हैं, नहीं वो कहते हैं ये रट लो इससे हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस वजह से क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि एक्टिव एक्सप्लोरेशन बच्चा सक्रिय ही नहीं है, जो ट्रेडिशनल टेस्ट है उसमें बस रट्टाफिकेशन फोकस ज्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। ये बहुत जरूरी था सवाल कराना, नहीं तो ऐसा हो जाता कि आप अच्छे अलग अलग तरह के सवाल कर लिए बट जो बेसिक है वो मिस हो जाता, उसमें गलती कई बार लोग करते हैं, तो ये जरूरी होता है कि कुछ सवाल तो आपको कराने ही पड़ेंगे। अब देखो इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 48% लोग समझते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन फिट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। बिल्कुल सही बात है कि नई इंफॉर्मेशन को, न्यू इंफॉर्मेशन है, ये आपके ब्रेन का स्कीमा है, ये हार्ट बन गया, ब्रेन का स्कीमा है, ये मान लीजिएगा, ड्राइंग तो मेरी माशाल्लाह आपको पता ही है, आई मीन खतरनाक है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर मान रहे हैं हम कि आपने अपने दिल में, दिमाग में ऐड कर लिया है, न्यू इंफॉर्मेशन को फिट इन कर लिया है एग्जिस्टिंग स्कीमा में, पहले से स्कीमा है,
इंफॉर्मेशन ऐड कर लिया कि अच्छा पेन का स्कीमा था, ब्लू कलर का पेन होता है, ये भी ऐड कर लिया। दिस इज एसिमिलेशन। इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं हुआ है। अगर एग्जिस्ट फिट न्यू इंफॉर्मेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था फिट न्यू इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो ये एसिमिलेशन होगा जब आप एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करने के लिए आपको मॉडिफाई करना पड़े उस इंफॉर्मेशन को, या स्कीमा को ही मॉडिफाई करना पड़े, तो एकोमोडेशन है, तो समायोजन है। ऐड करना है एग्जिस्टिंग स्कीमा में, जोड़ ली जानकारी, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे नई जानकारी को अपने पूर्ववर्ती स्कीमा में समाहित करते हैं, तो ये आत्मसातीकरण है। इसमें कोई बैलेंस नहीं हो रहा। अडेप्टेशन की प्रक्रिया में तो ये दोनों ही आते हैं, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट जवाब देना है ना। अडेप्टेशन में तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन दोनों आ जाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होते एसिमिलेशन एकोमोडेशन, तो अडेप्टेशन के साथ जाना पड़ता हमें। समझ रहे हो? इसको ऐसे देखो आप कि जब नई इंफॉर्मेशन को आप फिट इन करते हो, तो ये इस पे एक सवाल आता था पहले, मैं आपको बता देती हूँ, याद आ रहा है मुझे, कि सीमा एक बच्ची है जो दाल और चावल को मिक्स करके खाना सीख रही है, यानी कुछ नया सीख रही है। तो अब वो ये एसिमिलेशन कहलाएगा कि एकोमोडेशन कहलाएगा? ये एसिमिलेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दाल चावल का स्कीमा भी वो जानती है, दाल भी जानती है, चावल भी जानती है, मिक्स करके खाना सीख रही है। तो फिट इन न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में, नई इंफॉर्मेशन के इनको मिक्स करके खा सकते हैं, बस स्कीमा में फिट कर ली है उसने। पुरानी को मॉडिफाई नहीं करना पड़ा कि अब वो दाल और चावल अलग नहीं खा सकती, ये थोड़ी कहा गया है। तो फिट इन की है न्यू इंफॉर्मेशन, जोड़ी है जानकारी। पुराने में मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है कि स्पेशली कहेगा एडजस्ट किया है, मॉडिफाई किया है, तब आप एकोमोडेशन के साथ जाते हैं। फिट इन एग्जिस्टिंग स्कीमा में कर लिया है तो एसिमिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स एकोमोडेशन। अब अभी हमने एसिमिलेशन समझ लिया, फिट इन न्यू इंफॉर्मेशन, अब एकोमोडेशन समझेंगे एक सवाल के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समायोजन को सर्वोत्तम ढंग से या सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? बहुत आसान एग्जाम्पल से आप ये दोनों सवाल इसीलिए ऐड किए एक्स्ट्रा में, इसलिए 33 सवाल किए, नहीं तो 30 ही कर रही थी, कि दोनों सवाल से आपकी कंफ्यूजन, क्योंकि एसिमिलेशन एकोमोडेशन कंफ्यूजन बनी रहती है लोगों की। 84% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। देखते हैं, एकोमोडेशन यानी मॉडिफाई करना पड़ेगा, पुराने स्कीमा को एडजस्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। कॉलिंग एवरी 4 लेग्ड एनिमल अ डॉग, हर 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहना, ये एसिमिलेशन का उदाहरण है। क्योंकि बच्चों को अभी तक पता नहीं है ना कि इसको कुछ और कहेंगे। जब तक किसी ने आके ये नहीं कहा कि ये नहीं कहेंगे, तब जाके तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, फिर एकोमोडेशन होगा। तो अभी तो ये एसिमिलेशन है कि 4 पैर वाले को देखा और कुत्ता कह रहा है। चेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉग आफ्टर सीइंग अ काउ, यहां चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है पुराने स्कीमा में। जस्ट फिट नहीं किया इंफॉर्मेशन को, जस्ट ऐड नहीं किया, चेंज करना पड़ा है, मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये एकोमोडेशन है। रिपीटिंग अ मेमोराइज्ड डेफिनेशन, ये तो फिर पहले से एसिमिलेटेड ही है आपके स्कीमा में। इमिटेटिंग द टीचर्स आंसर, ये भी पहले से ही, वैसे तो ये रोट लर्निंग की तरफ जाता है, प्याजे से इसका संबंध ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन एडिड है आपके दिमाग में ऑलरेडी, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो आप, रिपीट कर रहे हो। तो सेकेंड ऑप्शन है जहां पे चेंज हो रहा है कि गाय देखने के बाद कुत्ते की अवधारणा में परिवर्तन करना, कि भाई डॉग इस तरह से अलग होता है, मॉडिफाई कर लिया आपने कि गाय इस तरह से अलग होती है, पुराने स्कीमा को मॉडिफाई कर लिया। सिर्फ इतना नहीं याद रखा कि 4 पैर इसके भी होते हैं, एक पूंछ होती है, अब आप वो भौंभों करता है या उसकी हाइट कैसी होती है, ये सब भी आप अवधारणा में परिवर्तन ला रहे हैं, मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। दैट मीन्स आप एकोमोडेट कर रहे हैं। जस्ट फिट इन किया होता नई इंफॉर्मेशन में, जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो एसिमिलेशन हो जाता। प्याजेज स्टेजेस आर कॉल्ड इनवेरिएंट बिकॉज, ये तो आप आंख बंद करके बता देंगे, ये तो लवाब में दिए हुए क्वेश्चन है, यानी एक्स्ट्रा में है ये 2-3 क्वेश्चन, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो उस चीज पे मेरा पूरा फोकस रहेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवा में हम वैसे ही क्वेश्चन करें जो बिल्कुल नए हैं। जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या इस तरह के नए सवाल भी हों जो बिल्कुल आसान टॉपिक को और रिवाइज करा दें। कुछ सवाल ऐसे भी जरूरी है। देखिएगा, तो प्याजे की अवस्थाओं को अपरिवर्तनीय या इनवेरिएंट या फिक्स्ड कहते हैं हम। रीजन क्या है? एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम स्पीड, स्पीड सेम होती है ये थोड़ी कह रहे हैं प्याजे, हर बच्चा सेम स्पीड पे सीखेगा, रोबोट है भाई। डेवलपमेंट के तो रेट में भी अंतर पाया जाता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पेस सेम नहीं हो सकता, गति सेम नहीं हो सकती हर बच्चे के सीखने की। 2 से 7 वर्ष में भी सारे बच्चे, जो बच्चा, एक बच्चा है अमित जो 3 साल में जानता है, जरूरी नहीं है दूसरा बच्चा 3 साल का आरू वो भी 3 साल में उतना ही जानती हो। अंतर पाया जाएगा, दर भिन्न होती है। कोई जल्दी बोलना सीखता है, कोई कम थोड़ा समय लेता है, कोई जल्दी चलना सीखता है, दूसरा बच्चा समय लेगा। एक बच्चे का हो सकता है संज्ञानात्मक विकास तेजी से हो रहा हो उसी स्टेज में, दूसरे का फिजिकल पे ज्यादा जोर हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर आता है दर में। स्टेजेस अकर इन द सेम सीक्वेंस फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये बात सही है। इनवेरिएंट इसलिए है क्योंकि स्टेजेस सबके लिए सेम है, अवस्थाएं सबके लिए सेम है। सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा ही कहा जाएगा अगर जन्म से 2 वर्ष का है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने का हो। डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड, ऐसा तो वो कह ही नहीं रहे।
इंटेलिजेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी, आप अपनी समझ को बेहतर करते जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन। ये सेकंड लास्ट सवाल है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडिकेट्स डिसेंट्रेशन। देखो लैक ऑफ डिसेंट्रेशन होता है तो कंजर्वेशन में दिक्कत आती है, संरक्षण में, क्योंकि आप सारे पहलू देख नहीं पा रहे किसी सिचुएशन के। तो फटाफट से बताएंगे, फोकसिंग ओनली ऑन हाइट ऑफ लिक्विड तो इंडिकेट्स डिसेंट्रेशन। आप खुद सोचिए, कंसीडरिंग बोथ विड्थ एंड हाइट टुगेदर, तो इसमें तो डिसेंटर हो रहा है क्योंकि चौड़ाई पे भी ध्यान है और हाइट पे भी। डिसेंट्रेशन में जहां प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब आप दोनों पहलू देख नहीं पा रहे हैं किसी चीज के। हाँ, ये मैं टेस्ट कर रही थी आपको, सवाल ने कुछ और पूछा है। अज्यूमिंग अदर्स थिंक एग्जैक्टली लाइक वन सेल्फ, इसमें डिसेंट्रेशन थोड़ी, ये तो ईगो सेंट्रेशन है कि आपको लगता है कि आप जैसे आप सोचते हैं वैसे ही सब सोचते हैं। डिसेंट्रेशन में आप विकेंद्रीकरण के किसी चीज को अलग पहलू से देखा जा सकता है, या उसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है, एंगेजिंग इन सिंबॉलिक प्लेस का तो कोई लेना देना यहां है ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। फिर से पढ़ेंगे सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इंडिकेट्स डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण का गुण, कि इस ग्लास की हाइट ये है, विड्थ ये है और कलर ये है, या ये किस मटेरियल का बना है, यानी आप विकेंद्रीकरण कर पा रहे हैं कि एक चीज को मल्टीपल एस्पेक्ट में देखा जा सकता है, कि इस पेन को लिखने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जूड़ा बनाने में भी बहुत लोग यूज करते हैं, है ना, कि मल्टीपल तरीके से आप किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल पहलुओं को देख पाना। तो फोकसिंग ओनली ऑन हाइट तो ये डिसेंट्रेशन नहीं होता, ये भी एक तरह से सेंट्रेशन होता, कि एक ही चीज पे आप ध्यान केंद्रित करते, ये प्रॉब्लम होता है सेंट्रेशन, जिसकी वजह से कंजर्वेशन नहीं आ पाता, केंद्रीकरण, कि आप सिर्फ हाइट ही देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा है जो कह रहा है लंबे ग्लास में ही पानी ज्यादा आएगा, इसका मतलब सेंट्रेशन है, वो सेंट्रेशन का गुण दिखा रहा है या लिमिटेशन दिखा रहा है, कि उसका ध्यान ही हाइट पे है। जैसे वो सांप वाला क्वेश्चन था कि रोप के रूप में उस क्ले को बनाया गया, तो जो बच्चे कह रहे थे नहीं जो जिसकी लेंथ ज्यादा है, ये वाली क्ले मिट्टी ज्यादा है और ये कम है, तो इसका मतलब जो कह रहा है कि ये, इसका मतलब वो सेंट्रेशन का गुण दिख रहा है उसमें, या लिमिटेशन, केंद्रीकरण, के वो उसका सारा ध्यान केंद्रित है इसकी लेंथ पे। लेकिन जो डिसेंटर कर पाएगा वो इसकी लेंथ भी देख पाएगा, विड्थ भी देख पाएगा, वेट कितना है वो भी देख पाएगा, है ना, कलर क्या है वो भी देख पाएगा। तो डिसेंट्रेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडरिंग बोथ विड्थ एंड हाइट टुगेदर, या और भी अगर कुछ पहलू होगा, शेप साइज, वो भी एक साथ देख पाना, और ये हेल्प करता है डिसेंट्रेशन कंजर्वेशन में, संरक्षण में। संरक्षण क्या है, क्वांटिटी सेम होती है शेप और साइज के बदलने पे, यानी पानी किसी भी आकार के बर्तन में डाल लो उतना ही रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, क्वांटिटी नहीं बदलेगी। इसके लिए डिसेंटर करना आना चाहिए, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। आखिरी सवाल देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड पियाजे मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में पियाजे निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक समर्थन करेंगे। फटाफट से बताएंगे। आज का आखिरी सवाल, कितने दिन से वेट कर रहे थे यार, मैं भी अब जितने दिन हूँ छुट्टी के बाद फिर से वापस से रेगुलर मिलेंगे, अभी तो हूँ 2-3 दिन और, तो कोशिश तो चल रही है कि चाहे दवाई लेके या जैसे भी क्लास हो पाए जितनी हो सकती है। बी ऑप्शन, मेमोराइजिंग फार्मूला, ये तो कभी भी प्याजे कहेंगे नहीं। रेपिटेटिव वर्कशीट, रटने को बार बार रिपीट करने को प्याजे नहीं कहेंगे। मैकेनिकल ड्रिल, अगेन ये रोट लर्निंग है, बच्चा एक्टिव होगा वही ऑप्शन प्याजे के हिसाब से सही है। लर्निंग थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल्स, ठोस सामग्रियों को या मूर्त सामग्रियों को, जैसे कोई क्यूब हो सकता है जो क्लास में एक्चुअल मटेरियल में टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज हो रहा हो, कोई क्यूबॉइड हो सकता है, कोई ट्रायंगल हो सकता है ना, कोई सिलेंड्रिकल शेप है जिसको दिखा करके या जिसको यूज करने के लिए दिया जाए बच्चों को एक शेप बनाने के लिए, ब्लॉक्स आजकल आते हैं, तो वो कॉन्क्रीट मटीरियल को मैनिपुलेट करके, यानी उनको यूज करके, मैनिपुलेट करके यानी यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वे में बच्चे सीखें, ये मैथमेटिकल लर्निंग में प्याजे कहेंगे, क्योंकि प्याजे कहेंगे बच्चा एक्टिवली लर्निंग करे, एक्टिव हो, कंक्रीट मटेरियल से सीखे, जिस स्टेज में है उस हिसाब से वो एक्टिव होकर के सीखे, सिंपल बात। तो आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो बता दीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हुए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हों, कुछ कंफ्यूजन आपकी क्लियर हुई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो वो कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे ये आंसर्स मार्क्ड होंगे, और ये जो शुरुआत में एक पेज का रिवीजन वाला वो दिया था आपको, वो भी मिल जाएगा। अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं, एक प्रॉपर डिस्कशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी समरी, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, कुछ और सोचना ही नहीं है, तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा आपको एक वो शीट मैं फिर से दिखा देती हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन किया था, तो वो एक शीट से आप प्याजे को काफ़ी हद तक रिवाइज कर सकते हैं। 33 क्वेश्चन थे, 30 नहीं थे, तो वो आप कमेंट्स में बताएं। कोई और आपका विचार हो, कोई फीडबैक हो, वो आप दे सकते हैं कमेंट्स में। आई विल ट्राई टू रीड, और अगर कुछ होगा कि जिससे हेल्प और हो सकती है आपकी, तो वो करने का प्रयास हम पूरा करेंगे। ये जो शीट थी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लगी हुई,
ये आपको इसी में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। कल पक्का जितनी भी पेंडिंग पीडीएफ्स हैं सारी ही हम दे देंगे, ठीक है ना। ये विद आंसर्स, ये समरी है बेसिकली पूरी थियोरी की एक एक पेज में। चलिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। हाँ कल 9 बजे मिलते हैं, 9 सवा 9। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।